टू अ स्विमर inside water, the outside world appear. To a swimmer inside water, the outside world appear in a cone. ठीक है, ये कैसे होगा, यानी कि एक स्विमर जो कि पानी के अंदर ही होगा, जाहिर सी बात है स्विमर है तो अंदर है, लेकिन मतलब पानी के बाहर उसका फेस हो सकता है। तो ये जो लिखा है मैंने इनसाइड वाटर का मतलब आप ये भी कहते हैं स्विमर होगा तो पानी में होगा। अब बॉडी इतनी पानी में है यहाँ तक, बाकी चेहरा ऊपर है वो नहीं, पूरा चेहरा हमारी आंखें जो है वो पानी के अंदर होनी चाहिए, ये कहने का मतलब है। तो उसको जो बाहरी दुनिया है आउटसाइड वर्ल्ड वो एक कोन में दिखाई देती है, और ऐसा TIR की वजह से होता है। और इससे रिलेटेड कुछ बातें यहाँ हम जानेंगे, उस पर क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो टू अ स्विमर इनसाइड वाटर द आउटसाइड वर्ल्ड अपीयर इन अ कोन ड्यू टू TIR, ड्यू टू TIR। सो लेट्स सी कैसे होगा ऐसे ऐसा। अब ये पानी का सरफेस है, राइट, ये पानी का सरफेस है और इसके नीचे किसी डेप्थ पर है मान लीजिए स्विमर। ठीक है, पानी का सरफेस है और यहाँ पे स्विमर है, ये ठीक है। और अब ये पानी के सरफेस से H डेप्थ पर है। ठीक, तो अब इसमें ये कोई भी चीज जो इसके सरफेस पे उनको जब देखेगा तो वो इसे कोन में दिखाई देंगी। और क्यों ऐसा होगा, देखिए यहाँ पर मान लीजिए किनारा है, ये पॉन्ड वॉन्ड टाइप का जो भी है, और इस किनारे पे कुछ चीजें हैं, जैसे यहाँ पर मान के चलिए एक ये हट टाइप की है, बचपन में सीनरी वीनरी बनाते होंगे, तो ये एक ऐसी हट टाइप की है। तो यहाँ से जो रेज आ रही होंगी एक सर्टेन एंगल पर जाके यहाँ पर, और उसका TIR हो जाएगा, ऐसे कह सकते हैं। या मैं उल्टा कहूंगा, TIR का उल्टा हो रहा है, यहाँ से रे आ रही है 90 के एंगल पर। जैसे आपको याद होगा कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ से कोई रे जाती है, ठीक है, ये बाहर निकल आती है और बड़े एंगल पे जाती है तो जस्ट TIR हो जाता है। ठीक है, और यहाँ टकराती है तो ये नीचे आ जाती है। ठीक है, तो अब ये ऐसे करके ये वाली जो रे की है मैं बात कर रहा हूं, तो नीचे से जाके ऐसे 90 पर रिफ्रैक्ट हो रही थी, अभी यहाँ उल्टा हो रहा है। कोई रे कोई रे सरफेस के पैरेलल अगर आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि रे तो सभी डायरेक्शन में जा रही होंगी, इस हट से ऊपर भी जा रही होंगी नीचे भी, तो कोई रे ऐसे जा जाएगी तो एक सर्टेन पॉइंट पे जाके ये मुड़ जाएगी और अंदर आ जाएगी, ये एंगल C होगा। ठीक है, जैसे यहाँ से जाती थी ऐसे और इधर आ जाती थी, उसी तरह से यहाँ से जाके ऐसे आ जाएगी। ठीक है, और इसके पीछे मान के चलिए ये टावर है। ठीक है, तो ये जो टावर है टेलीफोन टावर मोबाइल टावर है, तो यहाँ से जो रेज आ रही होंगी वो ऐसे आ रही है। अब ये जब ऐसे मुड़ रही है तो इस आदमी को ऐसा लग रहा है जैसे ये ऐसे आ रही है, तो ये जो हट है इसकी इमेज इसको, क्योंकि ये ऐसे आती हुई नजर आ रही है, तो इस आदमी को ऐसा लगेगा जैसे ये हट यहाँ पर ना होके कहाँ पर है, यहाँ पर। इसके आते हैं 2 से 3 सवाल, दोनों तीनों मेरे सही थे। ठीक है, तो ये यहाँ से ये हट की इमेज बन जाएगी ऐसे करके, और ये जो टावर है इसी तरह से टावर की इमेज भी यहाँ बन जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे टावर यहाँ जमीन पर नहीं लगा हुआ है, हवा में लगा हुआ है, तो टावर यहाँ नजर आएगा। आपको मेरी बात समझ में आई हो, ये टावर यहाँ पे हट यहाँ पे, लेकिन ये दोनों यहाँ ना नजर आके यहाँ नजर आएंगे। ठीक है भाई, इसी तरह से दूसरी साइड में मान के चलिए यहाँ पे कोई पेड़ वगैरह है, सपोज करिए ये ट्री है। ठीक है, तो इससे जो रेज आएंगी वो ऐसे आके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां वो एंगल C मिल जाएगा क्रिटिकल एंगल वाला, ये ऐसे आके मुड़ जाएगी। इस आदमी को ऐसा लगेगा कि ये पेड़ यहाँ पर नहीं है बल्कि ये यहाँ पर है, हवा में इस तरह से तिरछा लटका हुआ है। और ये देखिए यहाँ से रेज आ रही है, लेकिन कोई अगर यहाँ पे सपोज करिए यहाँ कोई बर्ड उड़ रही है, चिड़िया उड़, तो ये चिड़िया उड़ रही है, यहाँ से ऐसे रे आएगी और ये यहाँ से ऐसे मुड़ के ऐसे आ जाएगी। ठीक है, तो अब इस आदमी को ये चिड़िया यहाँ थोड़ी दिखाई देगी, ये ऐसे मुड़ गई तो ये ऐसे दिखाई देगी इस जगह पे। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब है कि जो भी चीजें हैं यहाँ पे जितनी होंगी, अब जैसे सपोज करिए यहाँ
और एक पेड़ है, मान लीजिए ये इस तरह का पेड़ है, ठीक है, नारियल का, खजूर का, जो भी आपको अच्छा लगता हो, ठीक है। तो इसकी इमेज जो बनेगी वो यहाँ बनेगी, ये ऐसे यहाँ नजर आ जाएगा, ठीक है, ये पेड़ यहाँ नजर आ जाएगा। इन शॉर्ट आपको शायद बात समझ में आई हो कि इस रीजन में कोई भी चीज यहाँ पे, वो तो यहाँ नजर आ ही जाएगी, जैसे ये बर्ड यहाँ पे अगर उड़ रही है तो वो ऐसे करके मुड़ के यहाँ आएगी, वो क्रिटिकल एंगल वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। लेकिन इधर की सारी चीजें जो है इधर की भी दिखाई देंगी, इधर की भी दिखाई देंगी, ऐसे रे आके जब मुड़ेगी तो वो सब यहाँ आ जाएंगी, यानी जो भी चीजें यहाँ पे है तो वो इस लाइन पे ऐसे, और इधर है वो भी इस लाइन पे ऐसे, और बीच की चीजें भी यहाँ पे, जैसे बर्ड मैंने दिखाई, तो ये जो बर्ड है ऐसे मुड़ के ऐसे आ जाए इसकी, तो इमेज जो दिखाई देगी बर्ड की यहाँ दिखाई देगी, बर्ड एक्चुअल में यहाँ है लेकिन इमेज यहाँ दिखाई देगी इस आदमी को। यानी बाहर की दुनिया सब इसको दिख रही है, ऐसा नहीं है, बाहर की दुनिया सारी दिख रही है लेकिन इस कोन में दिखाई देती है, ऐसे कोन में, जिस कोन का जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स यहाँ पे कोन का, ठीक है। तो स्विमर इज एट द वर्टेक्स ऑफ द कोन, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं। टू अ स्विमर इनसाइड वाटर आउटसाइड वर्ल्ड अपीयर इन ए कोन ड्यू टू TIR एंड द स्विमर, ये भी आप ऐड कर सकते हैं, एंड द स्विमर इज एट द वर्टेक्स, स्विमर इज एट द वर्टेक्स ऑफ द कोन, ठीक है, कोन के वर्टेक्स पे है, ये भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ चीजें यहाँ जानने की हैं कि ये जो कोन है ये तो चलो ठीक है, सी इसका वर्टेक्स हो गया। अब ये जो कोन बन रहा है तो ये कोन का जो डायमीटर होगा या जो ये इस तरह का जो बेस इसका बनेगा ना, ये कोन का, तो इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा, तो लेट मी से दिस इज r, यहाँ से लेके यहाँ तक ये r है, तो इस r की वैल्यू क्या होगी, ये कई बार पूछ लेता है, और इससे रिलेटेड कुछ चीजें और भी मैं अभी आगे इसमें बताने वाला हूँ। थ्योरी बहुत ज्यादा तो नहीं है इसकी, लेकिन जो है वो अगर आप पढ़ लोगे तो क्वेश्चन आप काफी सारे कर सकते हो, और जो DPP मैंने दिया आपने देखा हुआ उसमें भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ से ये रेडियस r अगर मुझे निकालना है तो आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करो, ये जैसे C वाला एंगल है, ये C है, तो ये भी C हो जाएगा भैया। तो इस वाले में ट्राइंगल में मैं tan C लिख सकता हूँ, तो tan C r और h को हम रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली जो लेंथ, इस लेंथ को अगर हम लिखना चाहें इसी ट्राइंगल में, तो दिस विल बी r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, राइट, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। और अब इसमें स्नेल्स लॉ तो हम लगा ही सकते हैं, ये वाटर है तो वाटर का वैसे तो म्यू 4/3 होता है, पर मैं म्यू ही लिख रहा हूँ, और यहाँ एयर है तो एयर का म्यू हम सामान्यतः 1 लेके चलते हैं, ठीक है। 1 होता नहीं, 1 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, मैंने शायद आपको पीछे बताया भी होगा, 1.0003, और एग्जैक्ट बोले तो 1.00029, बट उसको वैक्यूम के बराबर ही ले लेते हैं। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ से हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 sin 90। देखो भाई, यहाँ से जो रे आ रही हैं ये एंगल 90 है ना, तो इधर से लगा लो 1 sin 90, और इधर पानी के अंदर म्यू sin c, म्यू पानी का और sin c, तो sin c की वैल्यू तो वही आ गई 1/म्यू, एक इक्वेशन तो ये हो गई, ठीक है। दूसरा sin c की वैल्यू अगर आप इसमें ट्राइंगल में अगर देखेंगे तो sin c की वैल्यू क्लियरली परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा r अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, दिस इज 1/म्यू, राइट। अब इसमें स्क्वायर कर लो और इसको ऐसे लिख लो, तो ये स्क्वायर आ जाएगा, और r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो ये 1 बचा, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर ये वैल्यू निकालना चाहो तो ये आ गया आपका h स्क्वायर बाई r स्क्वायर, और इधर म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो जो रेडियस में बात कर रहा था, ये जो जिस सर्किल में ये कोन की जो रेडियस बनेगी, ये बेस कह सकते हो, जिस सर्किल कोन में ये देख रहा है उसका जो बेस पानी के सरफेस पे आ रहा है उसकी रेडियस आपको पता लग गई, तो दैट रेडियस विल बी, ध्यान से देखो, इसको इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, तो ये h बन जाएगा, सॉरी r की वैल्यू मिल गई, तो ये r जो है इसे हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ द कोन,
ये एक फॉर्मूला है, ये आप याद रखोगे तो आगे काफी आपको हेल्प मिलेगी इसमें। इसी में एक दो चीजें और मैं बताना चाहूंगा, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये फॉर्मूला आप जरूर याद कर लो, ठीक है। अब ये तो हुआ स्विमर का केस, अगर पानी के अंदर है। लेकिन कभी कभी ऐसी क्वेश्चंस बन जाएंगे कि यहाँ स्विमर नहीं है, बल्कि उसकी जगह यहाँ एक लाइट बल्ब लगा हुआ है। तो लाइट बल्ब लगा हुआ है, तो अभी जैसे मैंने लाइट रे को दिखाया, ऐसे आके ऐसे मुड़ रही थी। तो बल्ब है तो बल्ब से लाइट ऐसे जाके और ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे जाके ऐसे मुड़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, बल्ब अगर नीचे लगा हो तो यहाँ पर एक ब्राइटर डिस्क दिखाई देती है, ब्राइटर डिस्क टाइप की दिखाई देती है, डिस्क टाइप की इमेज बन जाती है, बल्ब नहीं दिखाई देगा। बल्कि ऊपर से देखने पे पानी के सरफेस पे एक ब्राइट डिस्क टाइप की दिखाई देगी। ये डिस्क टाइप इसलिए दिखाई देती है क्योंकि नीचे से बल्ब से जो लाइट आ रही है वो यहाँ से अगर आएगी वो ऐसे निकल आएगी, यहाँ से जाएगी वो भी ऐसे निकल आएगी, तो यहाँ पे जाएगी वो जस्ट यहाँ TIR होगा। और इसके बाद अगर ऐसे अगर जाती है तो पानी के सरफेस से टकरा के अंदर ही लौट आएगी। यानी ये वाली जो लाइन देख रहे हैं, इस लाइन के इस साइड में, इस लाइन के इस साइड में कोई भी लाइट अगर यहाँ से इंसिडेंट हो रही है बल्ब की तरफ से, तो वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे आने की वजह से अंदर ही लौट जाएगी, TIR हो जाएगा। ये जस्ट TIR हो रहा है, लेकिन इससे पहले एंगल छोटा था तो वो लाइट निकल आ रही थी। ऐसे ही सेम इस साइड में कह सकते हैं। तो इस वाले रीजन में यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इस साइड में आर तक, इस साइड में आर तक तो लाइट निकल रही होगी, और ऐसे ही आगे और ऐसे ही पीछे, तो उन सारे पॉइंट्स को मिलाओगे तो एक सर्किल बन जाएगा। तो उस सर्किल से लाइट निकलती हुई नजर आएगी, उस सर्किल से लाइट निकलती हुई नजर आएगी। और ऐसा लगेगा जैसे कि बल्ब नहीं, पानी के सरफेस पे किसी ने एक चमचमाती डिस्क फ्लोट कर रही हो, किसी ने उसको एक शाइनी डिस्क को फ्लोट करा दिया हो, ऐसा लगेगा। ऐसी जो डिस्क टाइप की इमेज जो बनती है इसको कहते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस। इल्यूमिनेंस मतलब वही चमक हो गई, तो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस। तो कई बार क्वेश्चन में आपसे सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस की रेडियस पूछ लेता है, तो सेम फॉर्मूला आता है, ठीक है। आप बना लो, वो फिगर में बता देता हूँ, और उससे रिलेटेड कुछ नए सवाल और अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं थ्योरेटिकल टाइप के, जो आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो ये नोट करिए पहले, अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसमें अभी क्लास के बाद जो टेस्ट का मैंने आपसे कहा था, सिलेबस शायद आपको पता ही होगा। ग्रेविटेशन है, और फ्लूइड वगैरह है, पूरा इलास्टिसिटी, फ्लूइड वगैरह, और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो वो टेस्ट मैं सोच रहा हूँ अगर बन जाती है कोई पॉसिबिलिटी, तो ऑनलाइन ही कराया जाए। ऑनलाइन मतलब प्रॉपर टाइम बाउंड करके। तो मुझे आपके दो तीन डिटेल्स चाहिए जो बच्चे देना चाहें। उन डिटेल में जैसे आपका नाम और आपकी एक जीमेल आईडी, क्योंकि आप ऑनलाइन जीमेल से ही लॉगिन कर पाएंगे, और आपका एक फ़ोन नंबर जो भी आप यूज़ करते हो, जिस मोबाइल पे आप यूज़ करेंगे। तो अगर हो जाता है कोई टेस्टिंग वगैरह के लिए, मैंने बोला एक सॉफ्टवेयर वगैरह से, तो कुछ हद तक कामयाब है। और अगर हो जाएगा तो फिर हम करा देते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप पे जैसे भेजा था वैसे करा देंगे। पहले भी एक दो टेस्ट आपके हुए थे। वैसे मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ, होपफुली पॉजिटिवली हो जाएगा, बट उसके लिए मुझे आपका नाम, ठीक है, वो मुझे पता है, लेकिन आपको मैसेज तो मुझे करना होगा अपना जीमेल आईडी। और प्रेफरेबली जीमेल आईडी में कम से कम आपका नाम आ रहा हो, ये नहीं कि कोई भी ऐसा नाम हो कि कुछ भी बना के और आपने भेज दिया royalstar@gmail.com। और रॉयल स्टार कौन है पता ही नहीं लग रहा है ना। तो कम से कम आपका नाम उसमें आ रहा हो थोड़ा बहुत, और घर का नाम नहीं चिंकू मिंकू पिंकू मत रख देना। अगर नहीं है आईडी, अगर नहीं है इस तरह की आईडी, तो एक आईडी बना लो, ठीक है। टेम्परेरी बना लो, वो कोई ऐसा नहीं है। और अगर है आपकी आईडी में कम से कम एटलीस्ट आपका फर्स्ट नेम आ रहा हो किसी भी बच्चे का, है ना, जैसे आपका नाम में जो भी फर्स्ट नेम है वो एटलीस्ट आ रहा हो, तो मैं कम से कम आपको आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। क्योंकि आपका जो स्कोर जनरेट होगा वो आईडी से ही जनरेट होगा, और आईडी मेरे पास आएगी जनरेट होके, देन आई विल बी एबल टू डिस्प्ले योर रिजल्ट। आई विल बी एबल टू डिस्प्ले योर रिजल्ट। तो नाम पता ही नहीं लगे रॉयल स्टार कौन है या पिंकू कौन है ना। तो तीन चीजें, आप अपना नाम, अपनी जीमेल आईडी, और नहीं है तो 2 मिनट लगते हैं, जीमेल आईडी एक बना लेना। मतलब आप जो पुरानी यूज कर रहे हैं वो करते रहो, नई आईडी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं फॉर द टाइम बीइंग, जब तक आपको टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि कोविड सिचुएशन में टेस्ट तो अगले महीने सारे होने हैं, हर संडे, संडे नहीं मंडे को मैंने रखे हैं, सॉरी संडे को आपका एलन वगैरह का, आकाश वगैरह कुछ बच्चे करते हैं कोचिंग वगैरह, तो उनके टेस्ट संडे को हैं, तो मैंने मंडे का रखा है।
पहले भी चल ही रहे थे, आपको पता ही है, वो बीच में थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो गया सेटअप। तो अब फिर मैं शुरू कर दिया है, नया शेड्यूल बना दिया है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया है, डेट्स चेंज हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी अगला जो टेस्ट हो रहा है ये 9th टेस्ट है, इससे पहले 8 हो चुके हैं आपके, है ना, वो भी मैंने पहले जो शेड्यूल भेजा था उसमें भी इंक्लूडेड था, बट अब रिवाइज शेड्यूल है। एक टेस्ट का शायद जो सिलेबस है वो आगे पीछे कर दिया है मैंने थोड़ा सा, वो मैं आपको भेज भी दूंगा क्योंकि टेस्ट तो सारे रेडी हैं, बस मुझको उसको ऑनलाइन फॉर्मेट में आपको देना है, टाइम बाउंड करके, जैसे आप बाकी एनटीए की साइट पे करते हो ना अभ्यास वगैरह जो है, उसी तरह का सेटअप एक मैंने बोला था एक बंदे को, तो उसने कुछ सेटअप करके मुझे दिखाया है और इट इज़ वर्किंग वेरी वेल। मैंने खुद टेस्ट करके एक बार देख लिया है, तो उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस ही आ रही थी, तो होपफुली आज हम उसको कर लेंगे। तो मेरी कोशिश ये है कि कुछ उसका पेड वेड जो भी था पेमेंट मैंने आज मुझे करना है, तो पेमेंट करने के बाद वो सारे फीचर्स मुझे शायद उसमें मिल जाएंगे, वो आपके लिए एक हो जाएगा टाइम बाउंड वाला। तो देखते हैं आज कल में, तो आप जो भी बच्चे चाहें ऑनलाइन, और अभी ये टेस्ट शायद मैंने 30 बोला था, 30 मई को बोला था, पर 31 को शायद मंडे है, 31 को है ना भाई? हाँ, यस तो सर। मंडे मंडे का ही रखेंगे, मतलब टेस्ट रेडी है, आप अभी बोलोगे अभी मैं व्हाट्सएप कर सकता हूँ आपको वो वाला टेस्ट, ठीक है? तो टेस्ट सारे रेडी हैं, ऑलमोस्ट मैंने एडवांस में बनवा दिए थे, और फुल लेंथ टेस्ट भी हैं आपके, 6 या 7 फुल लेंथ टेस्ट हैं, और माइनर में एक ही बचा था, ये माइनर का मतलब वही टॉपिक वाइज जो थे चैप्टर एक एक दो दो, और फिर जो सेमी मेजर रखे और मेजर, मेजर मतलब वही फुल लेंथ, और सेमी मेजर में मैंने आपके सिलेबस को 4 यूनिट में डिवाइड कर दिया है, वो भेजा था, तो उसमें शायद मेरे ख्याल से एक टेस्ट का टाइम ऊपर नीचे मैंने किया है मे बी, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपका प्रिपरेशन तो है ही, और जितने टेस्ट आप कर सकते हैं आप करिए। एनटीए की साइड पे भी बहुत सारे टेस्ट दे रखे हैं, अब ये टाइम है कि आप प्रैक्टिस जबरदस्त शुरू करो, डेली एक पेपर लगाने की आदत डाल लो, ठीक है? अभी भी क्लास आपकी मेरे ख्याल से अगर चल रही है, तो मुझे लगता है 15 जून तक तो मुझे लग रहा है सारे टीचर का खत्म हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा, ठीक है? तो और कुछ बचा भी नहीं है, आप में से काफी सारे बच्चे तो कर भी चुके हैं ऑप्टिक्स, लेकिन फिर भी कर रहे हैं क्योंकि उनको थोड़ा एक रिवीजन मिल जाता है ना? आप में से कई बच्चे ये पहले मुझसे ही पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा इसलिए कर रहे हैं कि प्रैक्टिस हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, आप आते रहिए, बाकी मैं वीडियो अपलोड कर ही रहा हूँ, डाउट्स वगैरह बता ही रहा हूँ। तो एनटीए अभ्यास वाली जो साइट है, पोर्टल है, उससे भी आपको काफी सारे टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है? तो मैं आपको यही कहूंगा कि उसको खूब सारी प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस वहां पे भी आपको मिलेंगे जिनमें कुछ मिस्टेक्स हैं, क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो अभी जैसे इसी में से एक दो बच्चे लगा भी रहे हैं, पुष्पेंद्र है और भी बच्चे हैं, उनके डाउट्स रेगुलर आते हैं, तो कम से कम एक टेस्ट पर डे आपको लगाना चाहिए, ये मेरी एक एडवाइस है, फ्री अवेलेबल है और बहुत सारे टेस्ट भी हैं, है ना? तो ये आप काम करिए, एक तो प्रैक्टिस का, और जो टॉपिक थोड़ा सा रह गया ये अब कंप्लीट हो जाएगा, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ज्यादा कोचिंग के लिए मत भागो, कोई ठीक ठाक सी कोचिंग कोई आपने ज्वाइन कर रखी उसकी टेस्ट सीरीज वगैरह लो, बाकी में टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं, मालूम पड़ा कि टेस्ट में ही चक्कर घिन्नी बन गए। एनटी अभ्यास है उसकी साइट यूज करो, बाकी डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग के टेस्ट वगैरह हो रहे होंगे, हो सकता है आपने भी ज्वाइन किया हो, तो बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बाकी फिजिक्स का अगर आप मतलब टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया, मैं भेज भी दूंगा, शेड्यूल भी भेज दूंगा आपको, आज थोड़ा सा उसका टेस्टिंग वगैरह फाइनल हो जाती है, तो मुझे आपको क्या भेजना है, एक अपना नाम, व्हाट्सएप ही करना है, नाम और अपनी जीमेल आईडी उसके नीचे, और अपना मोबाइल नंबर जो एक्टिव हो, और प्रेफरेबली अगर व्हाट्सएप पे आप यूज कर रहे हो वो वाला नंबर भेजिएगा, जिससे आपका रिजल्ट वगैरह मैं भेजूंगा, वैसे तो ग्रुप में ही शेयर कर दूंगा पहले की तरह, या फिर आपको पर्सनली आपका स्कोर वगैरह आ जाएगा कैलकुलेट होके अपने आप, और उसमें आपको तुरंत भी एक ऑप्शन आता है कि तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाए, लेकिन वो मैं तुरंत इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी क्वेश्चन में बोनस देना पड़ जाता है या नेगेटिव मार्किंग वगैरह हो जाती है आंसर वगैरह में, और ये ऐसा नहीं, आप देखते हैं कोई भी टेस्ट वगैरह होते हैं फुल प्रूफ तो यार होते नहीं, आप कितनी बार प्रीवियस ईयर के पेपर आपने किए होंगे, देखे होंगे कि उनमें क्वेश्चंस गलत आते आ जाते हैं, ऐसी सिचुएशन में नीट में भी हुआ है ये, जेई मेन में भी हुआ है, आईआईटी एडवांस में भी होता है, तो कोई भी एग्जाम फुल प्रूफ नहीं हो सकता कि उसमें एरर ना हो, मतलब होना चाहिए, लेकिन फिर भी ह्यूमन एरर हो ही जाती है, मुझसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, इवन इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन भी टेस्ट पेपर जब बनाते हैं तो वो भी गलतियां उनसे हो जाती हैं, और आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लो, कितने बार ऐसा हुआ है, ठीक है? उनके आंसर्स गलत दे रखे हैं,
है ना। और तो वही चीज है। और या फिर डिफरेंट सोर्सेज से आप लगा रहे हो तो कुछ क्वेश्चन के आंसर भी गलत दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत दे रखे हैं। अब जैसे कल इसने मुझे कुछ डाउट पूछे पुष्पेंद्र ने एक दो, तो मैं यहाँ ऑन रिकॉर्ड इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उसके आंसर 2 क्वेश्चन थे, दोनों के आंसर गलत दे रखे थे, फिर मैंने कुछ बताया कि इसका आंसर ये है। तो ये कई बार होता है, बच्चे को क्या लगता है किताब से पढ़ रहा है यहाँ ये दे रखा है, तो कई बार हम भी बता देते हैं भैया ये हमारा गलत है, कभी हमसे भी गलती हुई है, ऐसी बात नहीं कि हमारा ये गलत है, हाँ किताब में सही दे रखा है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमें इतना कॉन्फिडेंस होता है अपने ऊपर कि हम किताब का ही गलत कर देते, बोले नहीं हमारा ही सही है। वो अप्रोच भी मैं बताता हूँ कि इसमें ऐसा होगा, ये आंसर आना चाहिए। तो कई बार ये ऐसा हो जाता है, हमसे मिस्टेक हो सकती है, बुक में भी मिस्टेक हो सकती है। तो ये सब चीजें क्या है, जब डिस्कशन में आती है ना तो हमेशा बेहतर रिजल्ट मिलता है। डिस्कशन में आती हो सकता है कि आप उसी बुक के को सही मान रहे हो और बुक में गलत दे रखा हो, और हो सकता है कभी हमसे सॉल्यूशन में मिस्टेक हो सकती है, ह्यूमन एरर है, हमसे भी हो सकती है, कोई कॉन्सेप्ट मिस भी कर सकते हैं यार। पूरे दिन हम लोग भी एंगेज रहते हैं, क्लास में भी ऑफलाइन में भी पढ़ाते थे तो पूरे दिन एंगेज रहते हैं, तो कई बार होता है कि हम 100% माइंड वहां पे न लगा के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। या कई बार ऐसा होता है कि बुक में दिया होता है गलत होता है और आप भी जूझ रहे होते हैं, और हमने सॉल्व करके निकाला, दूसरा आंसर आ गया, फिर 3 बार ट्राई किया, फाइनल रिजल्ट ने ये निकला कि बुक में ही आंसर गलत था। ठीक है, तो वो ठीक है, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्रैक्टिस अच्छी करिए आप, ठीक है। और जो टेस्ट देना चाहें, अच्छा टेस्ट में भी एक चीज का ध्यान रखना, उसमें अपनी जीमेल आईडी जो आप मुझे भेज रहे हैं पर्सनली भेजेंगे, मैं आपको वैसे तो गूगल शीट भेज देता तो उसमें आप भर के एक्सेल शीट में भेज देते, बट उसमें क्या है कि अगर आपने अपनी जीमेल आईडी किसी और से शेयर कर दी अपने दोस्त से, तो फिर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, आप टेस्ट नहीं दे पाएंगे, ये ध्यान रखना। तो दोस्ती यारी साइड में रखना, मालूम पड़ा कि दोस्त ने आपका पासवर्ड भी जान लिया और वो आईडी भी जान ली, और उसके बाद वो डेली लॉगिन कर जाता है और आप रह जाते हैं, फिर बाद में मुझे मत कहना, ठीक है। क्योंकि उसमें एक्सेस भी जब आप गूगल आईडी वगैरह मुझे दोगे तो मैं उन्हीं बच्चों को जिनकी आईडी मेरे पास होगी उनको ही अलाउ करूंगा। अलाउ का मतलब मैं नहीं, वो सॉफ्टवेयर में फीड हो जाएगी, और सॉफ्टवेयर में फीड होने के बाद में एक डिवाइस से एक ही लॉगिन हो सकता है, आप दूसरी डिवाइस से लॉगिन नहीं कर पाएंगे, और वो स्पेसिफाइड टाइम रहेगा। तो ये नहीं कि आपने फ्री में है चलो ठीक है ऑनलाइन है बांट दो, वो पेपर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको बाद में अवेलेबल हो जाएगा आपको, तो वो यारी दोस्ती आप बाद में भी कर सकते हो, दोस्त के साथ शेयर करो, लेकिन जो टाइम बाउंड वाला टाइम है, ठीक है ना, जिसमें आप पेपर में अपीयर हो रहे हैं, तो उस दौरान उसको आईडी वगैरह शेयर नहीं करनी है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, सब कुछ फ्री में अवेलेबल होगा। मैं चाहूँ तो अभी यूट्यूब पे या फेसबुक पे मैं डाल दूंगा तो वो फ्री अवेलेबल है। पेपर आप मांगोगे क्लास उसके टेस्ट के बाद पेपर भी मैं अवेलेबल करा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बाद में प्रैक्टिस आपको करनी है तो पेपर चाहिए ही चाहिए, तो वो मैं दे दूंगा, आंसर्स भी दे दूंगा। लेकिन आईडी वगैरह किसी के साथ शेयर करोगे तो फिर नुकसान वही होगा, आपका आपका नुकसान होगा, आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, वो लॉगिन करेगा। और एक डिवाइस से एक बार पेपर सबमिट होने के बाद दोबारा होना नहीं है, टाइम बाउंड होगा, जैसे नॉर्मली होता है आप जानते हो, ठीक है, जैसा नॉर्मली होता है। बाकी उसमें कि एक बार आपने पेपर सबमिट कर दिया तो दोबारा से भी सबमिट आप नहीं कर पाओगे उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी मैं मैसेज भी ड्रॉप कर दूंगा। अब इसके बाद देखिए, यहां से ये तो हो गया। अब जैसे कोई ये पानी का सरफेस हो गया और यहाँ एक बल्ब जल रहा है, ठीक है, ये इसके अंडर में एक बल्ब है, ये एच डेप्थ पर है। अब यहां से लाइट रेज आ रही है ऐसे करके, और यहां से ऐसे, ये तो बाहर निकल जा रही है, यहाँ जस्ट TIR हो जाएगा, और इसके बाद अगर कोई लाइट यहाँ टकराएगी तो वो अंदर ही आ जाएगी, जैसा अभी मैं आपको समझा रहा था। ये बल्ब है, लाइट सोर्स है, ये बल्ब है। इससे रिलेटेड 2-3 बहुत अच्छी बातें मैं बताऊंगा आपको, जो क्वेश्चन में आपको पूछी जा सकती है और आप आसानी से आंसर भी कर पाओगे, ठीक है, आसानी से आंसर भी कर पाओगे। तो अब जैसा इधर हुआ है ठीक वैसे ही आप इधर भी शो कर सकते हैं, ये लाइट, ये क्रिटिकल एंगल, और ऐसे करके निकल जाएगी, यानी कि यहां तक और यहां तक ये क्रिटिकल एंगल,
अगर कोई लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट होती है ऐसे करके लास्ट सी तक, वो तो बाहर आ जाएगी, लेकिन इसके बाद अगर कोई टकराती तो अंदर ही लौट आएगी। तो यहाँ इस रीजन में ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, ये एच है, ये क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, ये क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इन सारे पॉइंट्स को मिला दें, क्योंकि देखिए अभी मैंने इसके बल्ब के ऊपर इसका सेंटर आ जाएगा और इसके राइट में और लेफ्ट में आर तक गए, ऐसे ही सामने पीछे और ऐसे उन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक सर्किल बन जाएगा, एक सर्किल बन जाएगा। और ये जो सर्किल होगा, इस सर्किल से जो लाइट निकल के आएगी, दिस सर्किल इज कॉल्ड सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस। ठीक है, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस। ठीक, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस। अब देखिए सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस ये जो है, इसमें से लाइट बाहर निकल के आएगी। ठीक है, इसमें से लाइट बाहर निकल के आएगी और इसकी रेडियस पूछ लेगा तो फॉर्मूला रेडियस वाला यही आ जाएगा। ये वाटर है और वाटर में ये म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो आप लिख सकते हैं इफ अ लाइट सोर्स, अगला पॉइंट एक तो पीछे वो आ गया, इफ अ लाइट सोर्स is placed, if a light source is placed below, if a light source is placed below the water surface, light will come out from a circle of radius r। ठीक है, रेडियस r ये बाद में मैं बताऊंगा। सर्किल ऑफ रेडियस r whose सेंटर, ये सेंटर है यहाँ पे इसका, जो इस बल्ब के ऊपर होगा, whose center lies above, center lies above the light source। ठीक है, अब इसमें दिस सर्किल from which, यहां लिख रहा हूं, ये यहां रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, दिस सर्किल फ्रॉम विच लाइट come out to appear, this from which light come out appear as a brighter disk, appear as a bright disk, bright disk this circle is called circle of illuminance, circle of illuminance, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस। ठीक है, आगे मैं इसका काफी ज्यादा यूज करने वाला हूं, तो मैं इसे COI लिख रहा हूं, COI, क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा बहुत अच्छे थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन। तो appear as a bright disk, this circle is called circle of illuminance, COI, and its radius is ये। ठीक है, यही फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया था, बिल्कुल वैसे ही पहले ड्राइव किया था, बिल्कुल वैसे ही अभी भी ड्राइव कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करने की है, पिछले वाले केस में तो स्विमर था, तो स्विमर में से कोई ग्रीन ब्लू ऐसे करके कोई लाइट की हम बात नहीं कर सकते, बट यहाँ जो लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स से रेड लाइट, ब्लू, ग्रीन इस तरह की निकल सकती है, किस तरह की लाइट ये दे रहा है, और उसके ऊपर डिपेंड करेगा म्यू। ठीक है, मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, कॉची का जो रिलेशन बताया था, तो उसमें मैंने कहा था डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट कलर की वेवलेंथ होती है, और डिफरेंट कलर की वेवलेंथ है तो म्यू की वैल्यू भी एक ही मीडियम के लिए डिफरेंट होंगी, और ये म्यू डिफरेंट होगा तो आर रेडियस भी अलग अलग होगी। कहने का मेरा मतलब है कि ये बल्ब मैंने यहाँ पे वॉयलेट कलर का लगाया है या रेड कलर का लगाया है, यानी मेरे कहने का मतलब लाइट जो निकल रही है उससे। ठीक है, तो वो डिसाइड करेगा कि यहाँ जो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस बनेगा वो किस रेडियस का बनेगा।
तो वो यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो वही मैं अभी बता रहा हूँ कि किसका सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन सबसे बड़ा बनेगा। अगर आपको याद हो तो वॉयलेट का जो लैम्डा होता है वो सबसे कम होता है, और इसलिए वॉयलेट कलर का म्यू सबसे ज्यादा था। ये पीछे हम पढ़ चुके हैं, मैंने कहा भी था कॉची के रिलेशन पे काफी सारी चीजें हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, जैसे लेंस की फोकल लेंथ पावर वगैरह है वो कैसे म्यू पे डिपेंड करेगी डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए, और अलग अलग आती है उसकी फोकल लेंथ अलग अलग आती है। लेंस के लिए बोल रहा हूँ, अभी पढ़ाया नहीं, तो डिफरेंट म्यू पे डिपेंड करती है, और म्यू अलग अलग कलर के लिए अलग होता है, फोकल लेंथ भी अलग होगी। तो अगर कोई व्हाइट लाइट आती है तो उसमें वो स्प्लिट कर जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी, और डिस्पर्स होने की वजह से वो अलग अलग कलर अलग अलग जगह फोकस होते हैं, और इसलिए हमको कई सारी कलर्ड इमेज मिलेंगी व्हाइट लाइट अगर होती है तो, राइट। तो ऐसे में क्या जो एबरेशन आता है, जो डिफेक्ट आता है, उस डिफेक्ट को क्रोमेटिक एबरेशन कहते हैं, क्रोमेटिक एबरेशन। एक स्फेरिकल एबरेशन पीछे पढ़ चुके हैं। अब क्रोमेटिक एबरेशन तभी आएगा जब वहां कोई डिस्पर्सिव मीडियम हो, यानी ऐसा हो जहां पर लाइट किसी मीडियम से पास हो रही हो। जैसे मिरर है तो मिरर में पास नहीं होती, तो मिरर में क्रोमेटिक एबरेशन नहीं हो सकता। क्रोमेटिक एबरेशन के लिए प्रिज्म हो सकता है, लेंस हो सकता है, यानी जिस मीडियम से गुजर जाए दूसरी तरफ तो वो डिस्पर्स होनी चाहिए, कहने का मतलब। वो भी मैं आगे आपको उससे रिलेटेड एक थ्योरी की शीट में दे दूंगा, तो वो आप पढ़ लेना, ठीक है। मिसलेनियस टॉपिक कुछ हैं जिनको लेके कुछ डाउट्स वगैरह आपके माइंड में हो सकते हैं, तो थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाएगी, वो मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। ये आप नोट करिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम जानते हैं लैम्डा वॉयलेट और लैम्डा रेड तो सबसे कम होता है, तो म्यू वॉयलेट म्यू रेड से बड़ा होगा। और भी कलर के लिए हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए कि जिसका म्यू सबसे ज्यादा होगा उसका जो रेडियस है ये आर सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस का वो सबसे कम होगा, यानी रेड कलर के लिए रेडियस सबसे कम, और वो वॉयलेट के लिए सॉरी सबसे कम, और रेड कलर के लिए सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, सबसे ज्यादा होगी। तो रेड कलर के लिए सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस सबसे बड़ा और वॉयलेट कलर के लिए सबसे छोटा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ठीक है, कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने सेवन कलर्ड एलईडी लगा देते हैं, यहाँ पे ये वाटर बेड है या जो स्विमिंग पूल है उसके बॉटम में यहाँ पे हमने कलर्ड लाइट लगा दी, तो ये विव ग्योर ऐसे करके VIB, और ये G, ये Y, और ये O, और ये R, सबको एक ही डेप्थ पे लगा दिए मान लो। तो H तो सबके लिए सेम हो गया, हम ये भी डिफरेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ H सेम हो गया, तो म्यू की वैल्यू अलग अलग होती है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस होगा वो सबसे छोटा होगा, और रेड कलर के लिए सबसे बड़ा होगा, ठीक है, रेड कलर के लिए सबसे बड़ा होगा। ये इस तरह से जस्ट एक सिंबॉलिक है, और ये ग्रीन कलर है मान लीजिए बीच में आ रहा है, तो ग्रीन कलर के लिए इन से इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, थोड़ा बड़ा दिखा देते हैं। तो COI इज लार्जेस्ट, COI लार्जेस्ट फॉर रेड कलर, और ये COI इज स्मॉलेस्ट फॉर वॉयलेट कलर, ठीक है। ये आप रेडियस से भी देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और यहाँ ऐड करनी चाहिए, एरिया।
एरिया पूछ सकता है, एरिया ऑफ COI। तो एरिया भैया होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अभी ये जो एरिया बन रहे हैं, तो यहाँ पे एरिया अगर यहाँ पाई आर स्क्वायर लिखेंगे तो ये रूट हट जाएगा, एंड दिस विल बी पाई एच स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो एरिया लेट मी से, ये एरिया ए है, एरिया ऑफ COI एंड दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो एरिया का भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो रेड कलर के लिए सबसे बड़ा होगा COI। अब देखिए इसमें फिर फर्दर ये सभी के लिए मैंने क्या किया है, H को सेम रखा, लेकिन अगर मैं H को बदल दूं, H को मैं बदल दूं तो ऐसा किया जा सकता है कि रेड का जितना COI हो उतना ही वॉयलेट का हो। तो आप मुझे बताइए वॉयलेट के लिए फिर मुझे क्या करना चाहिए, बताइए वॉयलेट के लिए मुझे क्या करना होगा। सर हाइट अगर बढ़ा दें तो हो सकता है। हाइट और बढ़ा देंगे, क्योंकि देखिए हाइट बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगी, एरिया बढ़ेगा। अब इसका क्योंकि कम है तो वॉयलेट को मुझे नीचे ले जाना पड़ेगा, और ये रेड वाले को थोड़ा ऊपर कर देते हैं या यहीं रखते हैं, वॉयलेट को नीचे ले जाते हैं। तो आप देखेंगे सबसे नीचे किसे ले जाना पड़ेगा, सबसे नीचे किसे ले जाना पड़ेगा, वॉयलेट COI टू बी इक्वल। अब यहाँ पे देखिए इसी पैटर्न को अगर हम यहाँ पे समझें तो इसमें वॉयलेट ये यहाँ पे है, सपोज इसका जो COI है ये इस साइज का है, या मैं कह सकता हूँ रेड को ऊपर कर दिया, ये ग्रीन के लिए हो गया, ये यहाँ पे ग्रीन कलर हो गया, और ये रेड का हो गया, ये रेड के लिए हो गया, ठीक है। तो इसके लिए जो हाइट है वो लेट मी से H1, इसके लिए जो हाइट है वो H2, और इसके लिए जो हाइट है वो H3। तो इस तरह से आप देखेंगे, बाकी विवग्योर ऐसे करके और भी आएंगे, आई इंडिगो, मैं सारे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फिर यहाँ ये ओवरलैप कर जाएंगे। वो केस भी मैं बताऊंगा कि जब ओवरलैपिंग होगी तो वो क्या होगा, है ना। इस तरह से तो फिर एक फर्दर एक क्वेश्चन बन जाएगा फॉर COI टू बी इक्वल। तो अगर आपसे ये H1 और H3 का रेशियो पूछ ले तो वो भी बता सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ R1 और R2 बराबर है, तो यहाँ से फिर ये रिलेशन हम निकाल सकते हैं, और ये आ जाएगा फिर आपका R1 R2 बराबर का मतलब H1 अपॉन अंडर रूट म्यू वॉयलेट स्क्वायर माइनस 1, और इधर अंडर रूट में म्यू रेड स्क्वायर माइनस 1। तो आपको एक क्वेश्चन ही मिल गया ये इस तरह से, ठीक है। और ये मिल जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए इसी पे काफी सारे डिस्कशन है, जो भी मैं बताने जा रहा हूँ वो सब क्वेश्चन है जो आपको मिल सकते हैं, और उनको आपको स्मार्टली आंसर करना होगा। ये तो खैर इजी है, आगे एक दो क्वेश्चन में थोड़ा सा बताऊंगा ट्रिकी है, कुछ करना नहीं होता, केवल सोचने का क्वेश्चन है, सोच के आप आंसर कर सकते हैं। तो अब H1 और H2 का अगर रेशियो यहाँ निकालना हो तो ये आ गया आपका म्यू वी स्क्वायर माइनस 1 और म्यू आर स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, किया गया। हाँ भाई बना लिया। अब देखिए इसमें एक और सिचुएशन, इफ all the seven colored LED, मान लो छोटी होती है इसलिए मैं LED कह रहा हूं, आर बंडल्ड एट वन पॉइंट, एक ही जगह पर बंडल करके उनको रख दिया पानी के सरफेस के नीचे। सारे 7 कलर की LED यही थी विवग्योर, ठीक है, ये विवग्योर, और सभी एक ही जगह हमने बंडल कर दी मान लेते, ठीक है। तो क्या होगा भैया, जब सारी हमने बंडल कर दी और आप देख रहे हैं इस कलर के ऊपर इसके सर्किल का सेंटर, इस कलर के ऊपर इसके सर्किल का सेंटर, इस कलर के ऊपर इसके सर्किल का सेंटर, यानी क्या होगा, ये सारे सर्किल क्या करेंगे, ये सारे सर्किल क्या करेंगे,
ओवरलैप कर जाएंगे कि नहीं, ओवरलैप कर जाएंगे कि नहीं। तो अब यहाँ पे ओवरलैप करेंगे तो ये इस तरह से सबसे बड़ा सर्किल रेड का होगा और सबसे छोटा जो सर्किल होगा वो वॉयलेट का होगा, और ऐसे करके इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्किल टाइप के बनेंगे, लेकिन जो दिखाई देगा वो कुछ और दिखाई देगा। अब ये जो मैं कह रहा हूँ जो दिखाई देगा वो कुछ और दिखाई देगा, इसको लेके क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं ये जस्ट एक सिंबॉलिक है, मैंने सारे नहीं शो किए, जस्ट इसको सिंबलाइज किया है मैंने, ठीक है। तो इफ ऑल द 7 कलर्ड LEDs 7 colored LEDs are bundled at one point, then COI of all colored will overlap. इनके जो COI होंगे ये ओवरलैप कर जाएंगे, और क्या होगा भाई, और ये होगा कि अब ओवरलैप कर जाएंगे तो सवाल ये है कि सबसे बाहर का ये जो है और सबसे अंदर का ये जो है इनके कलर कैसे होंगे ये पूछ लेगा। तो कई बच्चे क्या करके आएंगे कि सबसे अंदर तो वॉयलेट होगा सर और सबसे बाहर सर रेड होगा, यही गलत है। बाहर का जो रेड होगा क्योंकि रेड का सर्किल सबसे बड़ा था तो कुछ पार्ट बचा रह गया, लेकिन बीच में जो वॉयलेट आप सोच रहे हो ये कॉमन एरिया है, इस जगह सारे कलर के सर्किल आए ही आए होंगे, यानी कि जो अंदर वाला है ये वॉयलेट नहीं होगा, ये कैसे कलर का होगा, व्हाइट, नॉट वॉयलेट, नॉट वॉयलेट, ठीक है। और बाहर एक रिंग टाइप की होगी ये वाली, ठीक है, ये रिंग टाइप की होगी, ठीक है, इसकी कुछ ब्राइट थिकनेस भी होगी, ये रेड कलर की होगी। ये आपको शायद मेरी बात समझ में आई हो, ये रेड की होगी और अंदर वाली जो है सबसे इनर मोस्ट, यहाँ वॉयलेट बन रहा था लेकिन बाकी कलर आप सोचिए इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, तो ये जो ओवरलैपिंग रीजन है ये व्हाइट होगा, ये व्हाइट होगा, और बाहर ये जो रेड वाला पार्ट होगा ये रेड होगा। अच्छा, इसके जस्ट बाहर कौन सा होगा अभी नहीं बता सकते, इतनी हमने कोई जानकारी कलर्स के बारे में हासिल नहीं करी है, लेकिन हाँ एक चीज पक्का है कि यहाँ पर देखिए इस वाले रीजन में इसकी रेडियस जो होगी वो वॉयलेट के बराबर होगी, इसकी जो रेडियस होगी और एरिया वॉयलेट के बराबर, और इसमें सभी 7 कलर आ रहे होंगे, लेकिन इसके जस्ट बाहर वाला जो आ रहा होगा ना उसमें 6 कलर होंगे, और उसमें कौन सा कलर मिसिंग होगा, यहाँ एक ऐसी रिंग टाइप की आएगी, उसमें 6 कलर का कॉम्बिनेशन होगा। जैसे ये विबग्योर है तो विबग्योर में आप देखिए कि वॉयलेट तो यहाँ खत्म हो चुका है, तो वॉयलेट गायब हो जाएगा और ये 6 कलर का मिक्सचर होगा। अब वो कलर तो नहीं बता पाओगे तुम, और पूछेगा भी नहीं इतना कि कौन सा होगा। फिर इसके बाहर एक और ऐसे ही एक और होगा बाहर, उसमें 5 ही कलर होंगे, इंडिगो गायब हो चुका होगा क्योंकि इंडिगो यहाँ तक खत्म हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। उसके बाहर फिर एक और ऐसी रिंग टाइप की आएंगी, उसमें ब्लू गायब हो जाएगा, उसके बाहर फिर ग्रीन आएगा, मतलब ग्रीन गायब हो जाएगा, ऐसे करके, और लास्ट में ये रेड वाला बचेगा सबसे बाहर वाला। हो सकता है मेरी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो कलर है 3-3 4-4 कलर के कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ जो रिंग्स बन रही होंगी वो रिंग्स एक कलर आपसे नहीं पूछेगा और ना ही आप बता पाओगे, क्योंकि भैया 6 कलर का कॉम्बिनेशन में मतलब 7 में से वॉयलेट गायब कर दिया तो ये आ गया, फिर अगले वाले में वॉयलेट और इंडिगो गायब होंगे तो 5 कलर का कॉम्बिनेशन, उसके अगले वाले में वॉयलेट इंडिगो ब्लू गायब होंगे, ठीक है, तो वो 4 का कॉम्बिनेशन बचा। फिर उसके आगे वाले में ग्रीन गायब होगा तो येलो ऑरेंज रेड का कॉम्बिनेशन होगा, तो कुछ येलोइश रेड टाइप का ही आएगा, ऑरेंज टाइप का। फिर उसके अगले वाले में येलो गायब होगा, केवल ऑरेंज रेड होगा, और उसके अगले वाले में केवल रेड होगा, इस तरह से। तो हमको ये जरूर पूछा जा सकता है कि अंदर वाली जो होगी वो व्हाइट कलर की होगी, और इसकी नो डाउट इसकी जो रेडियस होगी वो रेडियस किसके बराबर होगी, वॉयलेट कलर के बराबर होगी, ठीक है, ये बात समझने की है। इसमें देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ चुके हैं COI को लेके, और आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन पक्का कहीं ना कहीं। जैसे मैंने अभी COI का केस बताया, तो उसमें क्या होगा कि पॉन्ड में नीचे एक बल्ब या LED जल रही है, पॉन्ड वगैरह में बल्ब या LED जल रही है, और हमने देखा तो पॉन्ड में से एक बड़ी सी सर्कुलर डिस्क टाइप की उसके सरफेस पे फ्लोट करती हुई हमें नजर आएगी, एक ब्राइट सर्कुलर डिस्क टाइप की पानी के सरफेस पे फ्लोट करती हुई नजर आएगी। एक्चुअल में ऐसी कोई डिस्क नहीं होगी, वो जो बल्ब नीचे आपने लगा रखा है उसी की जो लाइट आ रही है पॉन्ड में से, स्विमिंग पूल है, मान लीजिए पार्टी वगैरह आप कहीं गए या मैरिज वगैरह में किसी फंक्शन में गए और किसी अच्छे होटल में थी, वहां स्विमिंग पूल भी था,
और उसमें स्विमिंग पूल में नीचे लाइट भी लगी हुई थी। पानी, अब रात का समय था तो कोई उसमें पानी में कोई हलचल नहीं थी, कोई तैर नहीं रहा था, एकदम स्टिल वाटर था। तो आपको एकदम ब्राइट सर्कुलर डिस्क टाइप की नजर आएगी क्योंकि उसी में से लाइट आ रही होगी। ठीक है, अब वो लाइट जो थी वो काफी ब्राइट थी, काफी लोगों के चेहरे पे आ रही थी, तो वो इरिटेट कर रही थी सपोज। तो होटल मैनेजमेंट ने क्या किया कि जहां से लाइट आती है उसको कवर कराने के लिए एक ब्लैक कलर की पॉलीथीन पानी के ऊपर डाल दी। तो इस तरह से पूछ लेगा कि टू कवर दैट स्पॉट या टू स्टॉप द लाइट कंप्लीटली। ध्यान से सुनना इस बात को, इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता है कि एक पानी के सरफेस के नीचे एक बल्ब लगा हुआ था और उसमें से लाइट बाहर आ रही थी, तो टू कंप्लीटली स्टॉप द लाइट, और उसका स्विमिंग पूल का एरिया वगैरह कुछ दे दिया, मान लो सर्कुलर टाइप का था और उसका एरिया आपको दे दिया, टू कंप्लीटली कवर द लाइट या टू कंप्लीटली स्टॉप द लाइट, द ब्लैक फिल्म रिक्वायर्ड या एरिया ऑफ द ब्लैक फिल्म रिक्वायर्ड। तो हम देखिए पॉन्ड कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप समझो एक ये भी सवाल हो सकता है पॉन्ड बहुत बड़ा है लेकिन ये इतने एरिया में से लाइट आ रही है, बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है, तो हमको केवल ब्लैक पॉलीथिन से यहाँ पे कवर करना पड़ेगा इतना पार्ट, क्योंकि इसी में से तो लाइट बाहर निकल के आती थी, बाकी से तो आती नहीं। आपको पता है यहाँ से जाने के बाद तो TIR हो जाता है, केवल यहाँ तक आने के चांसेस थे। तो इस इतने एरिया को कवर करने की जरूरत पड़ेगी और वो एरिया हम ऑलरेडी देख चुके हैं, πh² और ये μ² -1। ठीक है, इसमें मैंने जो क्वेश्चन देखा, ये तो खैर मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ से बना दिया, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन देखा वो कहीं पढ़ा होगा, तो उसमें कुछ इस तरह था कि पानी के सरफेस पे एक वाटर लिली, आपने देखे बड़े बड़े पत्ते से जैसे होते हैं, उसमें वाटर लिली में बड़ी जाइंट लीव्स होती हैं उसमें, तो एक वाटर लिली फ्लोट कर रही है पानी के सरफेस पे, और वो क्या करती है पूरी तरह से लाइट को स्टॉप कर देती है। बल्ब एक नीचे लगा हुआ था उसमें, और बल्ब की लाइट को पूरी तरह से स्टॉप कर देती है। तो लिली का जो एरिया है, उसकी जो लीफ होती है, उसका जो एरिया है वो बताइए कितना होगा, पूरी तरह से स्टॉप कर देती है, तो यही एरिया हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन आंसर वही है बट उसको पूछने के तरीके कई सारे हो सकते हैं। वाटर लिली फ्लोट कर रही है पानी के सरफेस के नीचे और लाइट पूरी तरह से रुक जाती है, तो उसका एरिया बताओ, या एरिया बता दिया और पूछ लिया कि पानी के नीचे कितना नीचे बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, तो डेप्थ बताओ। आप मेरी बात समझ गए होंगे शायद, तो इस तरह के क्वेश्चन भी इसमें बन सकते हैं। नाउ अब इसमें आते हैं कुछ लॉजिकल टाइप के क्वेश्चंस, कुछ लॉजिकल टाइप के क्वेश्चंस वो मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने अभी देखा कि जो लैम्डा वॉयलेट है वो सबसे कम और लैम्डा रेड सबसे ज्यादा। ठीक है, समझना इस बात को, और इसीलिए म्यू वॉयलेट सबसे ज्यादा और रेड वाला सबसे कम। लेकिन अब आप यहां से देखिए कि म्यू, और हमने क्रिटिकल एंगल में रिलेशन देखा था, तो साइन सी 1/μ के बराबर होता है, साइन सी 1/μ के बराबर होता है। तो जिसका म्यू ज्यादा उसका क्रिटिकल एंगल कम, तो वॉयलेट कलर के लिए क्रिटिकल कम एंगल सबसे कम होगा सारे कलर में। सारे कलर में क्रिटिकल एंगल विल बी लीस्ट, क्रिटिकल एंगल will be least for violet color and critical angle will be least for violet color and maximum for red color। ठीक है, अब इस पे बेस फिर क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन क्या बनेंगे, यानी कि अगर पानी के सरफेस या किसी भी मीडियम से अगर लाइट गिराई जाए किसी एंगल पर, ठीक है, जैसे मान के चलिए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक अच्छा सवाल बनेगा। यहां से आप एक ऐसे पैरेलल बीम इंसिडेंट कराते हैं और ये जो पैरेलल बीम है इसमें वही 7 कलर है। ठीक है, फिलहाल तो मैंने 3 ही दिखाए हैं, ये वॉयलेट, ग्रीन और रेड मान लो, लेकिन ये सभी 7 कलर की लाइट हमने ऐसे इंसिडेंट करी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सी वाली जो लाइट है, ये मान लो पानी ही ले लेते हैं या ग्लास के अंदर लगी हुई है, ये हवा है, तो पूछा जाएगा इसमें क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी वाली लाइट के बाहर निकलने के सबसे अच्छे चांसेस हैं, कौन सी लाइट के, और इसको लेके 2-3 तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। आप बताइए किस लाइट के बाहर निकलने के चांसेस सबसे ज्यादा है? रेड। क्यों रेड के लिए है? क्रिटिकल एंगल बड़ा है ना, क्रिटिकल एंगल बड़ा है, और जो वॉयलेट है इसके सबसे कम चांसेस होंगे क्योंकि इसका क्रिटिकल एंगल सबसे छोटा है। जैसे अभी मान लो यहाँ से मेरे फिंगर को देखिए ऐसे, ये मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे करके कलर है। ठीक है, तो आपने पैरेलल ऐसे
बीम तो है ही, लेकिन नीचे पानी के सरफेस के परपेंडिकुलर नीचे से भेजी, सारी लाइट निकल आएंगी। फिर आपने क्या किया, इसको ऐसे रोटेट करना शुरू कर दिया, ऐसे करके, अभी ऐसे था, ठीक है, इस तरह से था, अब आपने इसको ऐसे रोटेट करना शुरू कर दिया इस तरह से। तो आप देखोगे वो एंगल जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, पता है क्या होगा, धीरे धीरे सारे कलर गायब होना शुरू हो जाएंगे एक एक करके। सबसे पहले मतलब आप बाहर से देख रहे हो, बाहर से देख रहे हो तो सब पहले लाइट ऐसी थी, तो ऊपर जो लाइट आपको मिल रही थी वो कैसी मिल रही थी, कैसी मिल रही थी, व्हाइट कलर की, क्योंकि सारे कलर आ रहे थे। फिर आपने हल्का सा टिल्ट करना शुरू किया, टिल्ट करना शुरू किया, सबसे पहले जो कलर गायब हुआ कौन सा, वॉयलेट, तो 6 कलर पहुंचे। उसके बाद और थोड़ा सा टिल्ट किया, एक और गायब हो गया, कौन सा गायब हो गया, इंडिगो वाला। और थोड़ा टिल्ट किया, कौन सा गायब हो गया, ब्लू वाला। और टिल्ट किया, ग्रीन वाला, येलो वाला, ऑरेंज वाला, लास्ट में कौन रह गया, रेड वाला। यानी रेड वाले के लिए क्योंकि क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा है, तो रेड वाले के बाहर निकलने के चांसेस सबसे ज्यादा है, वॉयलेट वाले के सबसे कम है, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं इसके बाद इसी में, तो एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसके बाद ही एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिलहाल ये सभी के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। एज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इंक्रीज्ड, ठीक है, आई इंक्रीज, रेड कलर हैज मैक्सिमम possibility of coming out and violet color has least possibility ठीक है। as angle of incidence I increase, red color has maximum possibility of coming out, ठीक है, coming out, and violet color has least possibility of not coming out या being stopped, ठीक है, least possibility of not coming out, ठीक है। सबसे पहले जो कलर इसमें रुकेगा वो वॉयलेट रुकेगा, और सबसे लास्ट तक जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा सबसे लास्ट में जो कलर बाहर आएगा वो है रेड, यानी कि सबसे लास्ट तक जो रहेगा वो ये होगा, ठीक है। तो वॉयलेट कलर का TIR सबसे पहले होगा, हम कह सकते हैं बिकॉज CV लेस देन CR एंड देयरफॉर वॉयलेट कलर will suffer TIR at the earliest, सबसे पहले at the earliest, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं और अच्छे, ये तो सिंपल सा एक क्वेश्चन था। अब इसमें और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन में कह देगा कि येलो कलर बाहर आ रहा है, येलो कलर बाहर आ रहा है, बताइए कौन सा कलर के बाहर आने के चांसेस हैं और किस कलर के नहीं है। या मैं कहूं येलो कलर अगर बाहर आ रहा है तो कौन सा कलर पक्का बाहर आएगा और कौन सा नहीं आएगा। ये ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे जो लॉजिकल होंगे और बहुत अच्छे सवाल हैं, इनमें कैलकुलेट कुछ नहीं करना है। क्या लगता है आपको, वॉयलेट कलर सॉरी येलो कलर बाहर आ रहा है तो कौन सा कलर पक्का बाहर आएगा और कौन सा कलर पक्का बाहर नहीं आएगा। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन हो गया जैसा आपने रोटेशन में पढ़ाया होगा, मैंने उस समय पढ़ा था कि अगर डिस्क रोल करते हुए आ रही है तो कौन पक्का रोल करते हुए आएगा और कौन स्लिप कर सकता है। ऐसे कुछ क्वेश्चन कराए थे अगर याद हो तो, रोटेशन जब मैंने पढ़ाया था। अब कुछ लोग तो भूल गए होंगे, बोले सर रोटेशन आपने पढ़ाया भी था, हमें तो लगा सिलेबस ही छोड़ दिया आपने, याद है क्या? यस हाँ, रोटेशन नाम का चैप्टर याद होना चाहिए आपको। खैर येलो कलर का बताइए सर, ऑरेंज एंड रेड। सर ऑरेंज एंड रेड आएंगे सर। पक्का आएंगे, और वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन रुक जाएंगे। बोलो, ऑरेंज और रेड बाहर आएंगे और वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन रुक जाएंगे पक्का, बोलिए। सर वो रुक भी सकते हैं और नहीं सर भी। आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते सर। आ भी सकते हैं और नहीं भी, यही बात है। क्योंकि अगर येलो कलर आ रहा है इसका मतलब इसका TIR नहीं हो रहा,
तो इनके एंगल ऑरेंज और रेड के तो ज्यादा ही होंगे, तो इनका तो पक्का TIR नहीं होगा। तो गारंटीड है कि येलो कलर अगर आ रहा है बाहर तो ऑरेंज रेड नहीं आएंगे, ओ सॉरी डेफिनेटली आएंगे। हाँ, ये चार जो कलर है इधर वाले, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन वाले, इनके बाहर निकलने के चांस हो भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि ये थोड़ी पता है हमें। हाँ, येलो बाहर आ रहा है तो येलो का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल से तो ज्यादा ही होगा, और क्या पता इनके लिए भी ज्यादा ही हो, ठीक है, क्योंकि उसने स्टॉप होने की बात थोड़ी कही है। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन इस तरह का बना सकते हैं और इसको लिखा भी जा सकता है कि अगर येलो कलर बाहर आ रहा है तो ऑरेंज और रेड पक्का बाहर आएंगे, लेकिन वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन हो सकता है इनका TIR हो गया हो, क्या पता। जस्ट वॉयलेट के जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर है, ठीक है। तो येलो तो जस्ट बाहर निकल रहा था TIR होके, और बाकी कलर जो इससे पहले वाले हैं वो स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ज्यादा हो गया उनके क्रिटिकल एंगल से, ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट मैं लिखा देता हूं कि बाद में आप रिवीजन करोगे तो ये बात आपके माइंड में रहनी चाहिए। इफ येलो कलर is coming out, if yellow color is coming out, then orange and red color will definitely come out, will definitely come out from water surface, ठीक है। इसी केस में बात कर रहा हूं, ये यहां तक लिख लिया था ना, यहां तक, इसके बाद ये लिखना है, ये सिचुएशन है, ये पानी और हवा, ये फिगर होना चाहिए, ठीक है। और इसी में बट वॉयलेट, इंडिगो शॉर्ट में लिख देता हूं, ब्लू एंड ग्रीन मे और मे नॉट, मे और मे नॉट कम आउट, मे और मे नॉट कम आउट, ठीक है। अभी मैंने समझाया। इसी में दूसरा एक केस बन जाएगा कि मान लो ग्रीन कलर बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है, ग्रीन कलर बाहर नहीं आ रहा है, तो क्या होगा फिर। इफ ग्रीन कलर इज नॉट कमिंग आउट, ग्रीन कलर बाहर नहीं आ रहा है, इज नॉट कमिंग आउट, इफ ग्रीन कलर इज नॉट कमिंग आउट, तो कौन सा कलर पक्का बाहर नहीं आएगा और कौन सा बाहर आएगा। अगर ग्रीन बाहर नहीं आ रहा है, ग्रीन कलर इज नॉट कमिंग आउट, देन बताइए, यही तो क्वेश्चन है, यही तो लॉजिक पूछा जाएगा आपसे। सर येलो, ऑरेंज एंड रेड डेफिनेटली आएंगे। येलो, ऑरेंज और रेड डेफिनेटली आएंगे, और ये नहीं आएंगे, बोलो। सर आ भी सकते हैं, नहीं भी सर। गलत। अगर ग्रीन कलर बाहर नहीं आ रहा है तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू तो बाहर आ ही नहीं सकते, क्योंकि इनके क्रिटिकल एंगल कम है। तो अगर ग्रीन रुक गया तो ये तो पक्का रुकने हैं, क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आपने ग्रीन के क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा रखा है। तो जब ग्रीन ही बाहर नहीं आ रहा तो इनका तो सवाल ही नहीं है, डेफिनेटली रुकेंगे। हाँ, इनका नहीं पता, क्योंकि ग्रीन को रोका है और इनका क्रिटिकल एंगल ग्रीन से ज्यादा होता है, तो हो सकता है कि येलो, ऑरेंज, रेड बाहर आए। आपने उल्टा बोल दिया, ठीक है। तो द ग्रीन, इफ ग्रीन कलर इज नॉट कमिंग आउट, देन वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू will not come out definitely। आप देखिए लॉजिक है, इस लॉजिक को अगर आपने समझ लिया तो खेल हो जाएगा फिर, ठीक है। VIB will not come out definitely, ठीक है। however, आपके उल्टा हो गया यहाँ पे, यही तो लॉजिक है। however, येलो, ऑरेंज, रेड may और may not come out, क्योंकि आप मान के चलिए येलो के लिए, सॉरी ग्रीन के लिए क्रिटिकल एंगल, सपोज करते हैं येलो के लिए क्रिटिकल एंगल C/30 है, ऐसे समझो 30 है, ठीक है। तो ये जो कलर होंगे, नहीं ग्रीन की बात कर रहे हैं ना, ग्रीन के लिए 30 है मान के चलिए, तो येलो, ऑरेंज, रेड के लिए इससे ज्यादा ही होगा। और मान लिया ज्यादा का मतलब 32, 34 और 36 ये हो गए एंगल, सपोज करते हैं इनके लिए, येलो, ऑरेंज, रेड के लिए। और मान लेते हैं आपने एक ऐसे एंगल पे इंसिडेंस कराया जो 40 डिग्री था, तो 40 डिग्री है तो ये भी फिर रुकने हैं पक्का, क्योंकि इनका क्रिटिकल कौन से, येलो, ऑरेंज, रेड के क्रिटिकल एंगल तो 32, 34, 36 है, और आपने इंसिडेंट करा दिया कितने पे, 40 पे,
तो पक्का रुक जाएंगे, और ये वाले इधर वाले तो रुकने रुकने, क्योंकि उनके 30 से भी कम होंगे इसके वीआईपी के, है ना। अगर मान लीजिए आपने एक ऐसे क्रिटिकल एंगल पे डाला, उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डाला 40 पे ना डाल के 31 पे डाल दिया सपोज, तो ये ग्रीन तो पक्का रुकेगा, लेकिन ये बाहर आएंगे। आप मेरी बात को शायद समझे हो, मैंने जो कहा मेरी बात समझ में आ गई? तो यस सर। लॉजिक आप अगर लगाओगे तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे, और मैं बता रहा हूं ये थोड़ा रिस्की होता है, थोड़ा सा रिस्की होता है इसको करना। तो उसको आप ध्यान से करिएगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, पूछे भी जाते हैं। अब इसमें देखिए क्वेश्चन जो बनते हैं इसमें और ज्यादा थ्योरी का कुछ खास पार्ट है नहीं। अब इसमें ये जो मैंने आपको बताया इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और उनको आप कर भी सकते हैं। ग्राफ मैंने बता ही दिया। अब इसमें क्वेश्चन पे आते हैं जो डीपीपी वगैरह मैंने आपको दिए हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ, कुछ आप कर लेना, कुछ एक मैं बता देता हूँ, ठीक है। फिर ये टीआईआर वाला पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। ये शीट मैंने आपको दे दी थी, इसमें कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, आप देखिए AIPMT में ही आया है, हालांकि अभी मैंने ये पढ़ाया नहीं। TIR के एग्जाम्पल की मैं शीट आपको एक दे दूंगा अभी क्लास के बाद, जैसे स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड हुआ, ठीक है, या किसी ग्लास या वाटर में कोई एयर बबल अगर ट्रैप हो जाता है तो वो शाइन करता है, डायमंड स्पार्कल करता है, पेरिस्कोप किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है, ठीक है। तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर आर बेस्ड ऑन, ठीक। तो ये चीजें पूछ ली जाती हैं, और इसकी थ्योरी की शीट मैं आपको भी एक दूंगा, वो अगली क्लास में हम डिस्कस भी करेंगे। अभी तो क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, ठीक है। और फर्स्ट वाला क्वेश्चन नीट 2019 का आप देखिए, स्ट्रेट क्वेश्चन है, इन टीआईआर व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडिया इन कांटेक्ट व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आप सोचिए इससे आसान क्या क्वेश्चन, 2019 का नीट का क्वेश्चन है, कह रहा है क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, क्या होगा भैया, क्या होगा, नहीं बताएंगे सर 90 डिग्री। हाँ 90 होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन 4 वाला थोड़ा मिसप्लेस्ड है, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये होना चाहिए था पीछे वाले उसमें, जो रिफ्रैक्शन मैंने बताया था, यही कल क्वेश्चन बताया था लास्ट में आपको मैंने, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 केवल पढ़ लो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लो, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, और सिमिलर क्वेश्चन आस्क्ड इन आईआईटी एडवांस, मैंने कहा है ये एक मेटा मटेरियल की बात कर रहा है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, रिसर्च मत करने लगना। कह रहा है देयर आर सर्टेन मटेरियल डेवलप्ड इन लेबोरेटरी व्हिच हैव ए नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, अ रे इंसिडेंट फ्रॉम एयर मीडियम 1 इनटू सच अ मीडियम 2 शैल फॉलो ए पाथ गिवन बाय व्हिच फिगर। अब देखो ये एग्जाम्पलर में क्वेश्चन था इसलिए मैंने पुट अप कर दिया, नहीं तो देना नहीं चाहिए था। लेकिन आईआईटी में जो क्वेश्चन आया था, उसमें क्या पैराग्राफ में आया था क्वेश्चन, पैराग्राफ में क्वेश्चन आते तो उसमें पूरा एक्सप्लेन करता है कि मेटा मटेरियल क्या क्या कैसे बनाए जाते हैं लैब में, क्या होता है, पूरी कहानी 8-10 लाइन की उसमें सुना देता है, और उसी पर बेस्ड फिर पैराग्राफ के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होता, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी पैराग्राफ में गिवन होती है। अच्छा ये दिखाई दे रहा है, अभी मैंने शायद शेयर नहीं किया ये आपके साथ ना, विजिबल नहीं हो रहा होगा, भूल गया इसको शेयर करना। अब देखिए अभी विजिबल हो गया होगा, ये वाला क्वेश्चन है। तो देयर आर सर्टेन मटेरियल डेवलप्ड इन लेबोरेटरी व्हिच हैव ए नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैंने बताया कि आईआईटी में जो क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन में पूरा एक्सप्लेन कर दिया था क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या है। अब ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल में केवल क्वेश्चन दिया है। तो नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की सिचुएशन में क्या होता है कि जैसे यहाँ से लाइट रे आई ऐसे करके, तो ये इधर जो जाती थी वो इधर ना जाके वो इधर चली जाती है,
सेम साइड में ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएगी बजाय इधर आने के। अगर नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ऐसे मटेरियल को मेटा मटेरियल कहते हैं, मेटा मटेरियल। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला जो आंसर आप देख रहे हैं ऑप्शन में जो 4 फिगर बने हुए हैं, फर्स्ट वाला वो फिगर करेक्ट हो जाएगा। सच सब्सटेंस विद नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर कॉल्ड मेटा मटेरियल। ठीक है, और इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं होगी, तो फर्स्ट वाला फिगर हो जाएगा, फर्स्ट वाला फिगर। और ये मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूं। तो बजाय सेम साइड में जाने के वो दूसरी साइड में बेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो ए वाला आंसर इसमें हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये भी आईआईटी में आ चुका है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी ये मेडिकल में आएगा आगे वाले टाइम में। What will be the minimum value of I so that ray does not enter in region 4? फोर्थ वाले रीजन में एंटर ही ना हो पाए। अब फोर्थ वाले रीजन में एंटर नहीं हो पाए, यानी कि ये फोर्थ की और थर्ड की जो बाउंड्री है उसी पे इसका TIR करा दो। ठीक है, इसका TIR करा दो। और यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं वो कुछ इस तरह से N0, N0/2, N0/4 और N0/8। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, राइट। और यहां से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये डिमांड कर रहा है। तो देखिए दो चीजें इसमें यूज होंगी। एक तो मैंने आपको पीछे जो पढ़ाया था ना, रिफ्रैक्शन एट पैरेलल मल्टीपल बाउंड्रीज, मल्टीपल पैरेलल बाउंड्रीज का केस बताया था स्नेल्स लॉ का, वो लगने जा रहा है। क्योंकि ये जो बाउंड्री जहां रिफ्रैक्शन होगा ये सब ट्रांसपेरेंट है और पैरेलल बाउंड्री है। और ये डिमांड कर रहा है कि फोर्थ में एंटर ना हो। तो फोर्थ में एंटर ना हो यानी यहां जब आए तो ये ऐसे करके इसका TIR हो जाए, तो ये एंगल आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, आपको मेरी बात शायद समझ में आई हो। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ रहा है, और बीच में जब जाएगा तो ये ऐसे करके मुड़ता ही चला जाएगा। बट मैंने यहाँ पे बीच के मीडियम में मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है, मुझे पता है कि यहाँ जाने नहीं देना है, तो जाने ना दे तो उसको TIR करा दो। ठीक है, क्या करा दो? TIR। अब आपके मन में एक बात आ सकती है कि मिनिमम वैल्यू अगर पूछ रहा है तो मिनिमम से क्या मतलब है। ठीक है, आप एक चीज ये समझो कि ये एंगल अगर आपने बड़ा किया, समझो यहाँ पे ये एंगल बड़ा किया तो इधर वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा ना, इधर वाला, जाहिर सी बात है वो भी बड़ा होगा। और बड़ा हो जाएगा तो फिर पक्का लौट आएगी यहाँ पे, क्योंकि वो क्रिटिकल से बड़ा हो गया तो अंदर लौट आएगी। तो इसको कम से कम रखें, तो ये एंगल जो इधर वाले मीडियम में होगा, यहाँ से जब रे जा रही होगी तो इधर वाले मीडियम में जो आएगा वो क्रिटिकल एंगल के जस्ट बराबर कर दो। ये कम से कम तो ये भी कम से कम, ये 90 आ जाएगा। ये लॉजिक हम पहले ही लगा लेंगे। और अगर आप इसको बढ़ाते तो ये क्रिटिकल से भी बड़ा हो जाएगा तो अंदर ही लौट आएगा। तो ये मिनिमम करने के लिए इसका जस्ट TIR होगा। और अब आप स्नेल्स लॉ लगा दो, तो इस मीडियम में और इस मीडियम में पैरेलल बाउंड्री है, बीच के मीडियम की जरूरत नहीं है लिखने की, क्योंकि हम लिखते थे μ1 sin I1 इक्वल्स टू μ2 sin I2 इक्वल्स टू μ3 sin I3 और इक्वल्स टू μ4 sin I4, ऐसे लिखते जाते थे। तो सब बराबर है तो फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला ले लेते हैं। तो फर्स्ट वाला था भैया यहाँ पे N0 sin I, और बीच वाले दोनों हटा दिए, जरूरत नहीं है। और फोर्थ वाले में यहाँ पे N0/8 और sin 90, बीच के हटा दिए, कोई जरूरत नहीं, ये कट जाएगा। I डिमांड कर रहा था sin 90 1 हो गया, तो ये I की वैल्यू आ गई sin इनवर्स 1/8। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और ये मेडिकल में या JEE मेन में रिपीट हो सकता है। ठीक है, IIT में आ चुका है, मैंने बताया एडवांस में पक्का आने के चांसेस है ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें टफ तो है नहीं। नीट में तो इजी क्वेश्चन आते तो टफ भी कहाँ है, बस एक सिंपल लॉजिक आपको इसमें लगाना है। ठीक है, तो अब देखिए और भी क्वेश्चंस इसमें हम देख लेते हैं। ये आगे वाले क्वेश्चन जो है ये तो आप कर लोगे। मैं एक दो क्वेश्चन जो इसमें अच्छे हैं वो आपको कराता हूँ, ये भी आपसे हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 देख लो थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है डिस्क इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए पॉन्ड। ये AIPMT का क्वेश्चन है। एक डिस्क को हम पॉन्ड में रख देते हैं, मैंने कहा भी था, आप पढ़ते ही समझ जाओगे। विच हैज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3। लकीली ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया भी है। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको वो लिली वाला जो कॉन्सेप्ट बता रहा था वो उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये 5/3। और सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड 4 मीटर बिलो, यानी H की वैल्यू दे दी। द सरफेस ऑफ लिक्विड, द मिनिमम रेडियस ऑफ द डिस्क, कम से कम कितनी रेडियस हो डिस्क की, सो दैट लाइट इज नॉट कमिंग आउट। आप देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है और रिपीट हो जाते हैं ऐसे सवाल।
तो वो r आपको बताना है, h अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, म्यू भी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है यू आर गिवन 4 सोर्सेज ऑफ लाइट, ईच वन प्रोवाइडिंग light of single color, red, blue, green and yellow. Suppose the angle of refraction for a beam of yellow light corresponding to a particular angle of incident at the surface of two media is 90. ठीक है, which of the following statement is correct if the source of yellow light is replaced with that of the other light without changing the angle of incidence? NCERT exemplar का क्वेश्चन है और आपको क्वेश्चन पढ़ा हो तो समझ में भी आ गया हो। ये कह रहा है कि अगर किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, ध्यान से पढ़ो उसकी सेकंड और थर्ड लाइन जो है ना, कि सपोज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री है, मतलब जस्ट TIR हो रहा है। कौन से कलर के लिए? येलो कलर के लिए। येलो लाइट करस्पॉन्डिंग टू द पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया इज 90, यानी जस्ट TIR हो रहा है कौन से कलर का? येलो कलर का। अब इसका मतलब येलो कलर जस्ट बाहर निकल पा रहा है, ऐसा कह भी सकते हैं, या बाहर नहीं निकल रहा क्योंकि जस्ट ऐसे ग्रेज कर गया, तो वो दोनों तरह की कंडीशन आप उसको कह सकते हैं। अब आप देखिए कि कौन से कलर, कौन कौन से कलर थे? रेड, ब्लू और ग्रीन, येलो। तो रेड, ब्लू और ये येलो और ग्रीन हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि सीक्वेंस सही तो यही है, तो ये थोड़ा समझने में आसानी होगी। तो इंडिगो, वॉयलेट चलो मैं हटा देता हूं, ये ऐसे है। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि रेड का जस्ट क्या हो जा रहा है? TIR हो जा रहा है। रेड का जस्ट TIR हो जा रहा है, सॉरी येलो का, येलो कलर का जस्ट TIR हो जा रहा है, ठीक है, जस्ट TIR हो रहा है। तो इसमें कौन सा कलर पक्का बाहर निकलेगा? अभी बताया ना मैंने आपको। अब देखिए क्वेश्चन मिल गया, NCERT एग्जाम्पलर आया नहीं, आने वाला है। बाद में कहना बताया नहीं था, फिर बाद में अगर आ गया और आपने कर लिया तो खुशी भी होगी कि हाँ सर ने बताया था ऐसा क्वेश्चन NCERT का, पूरा डिट्टो कॉपी पेस्ट होगा। जल्दी बोला करो कौन सा। अरे ऑप्शन मत देखो आप, इसमें बताओ ना पहले, ऑप्शन तो बाद में देख लेंगे। कौन सा पक्का बाहर आएगा? कौन सा वाला? ऑरेंज एंड रेड। ऑरेंज तो है ही नहीं भाई, 4 ही। सॉरी रेड बाहर आएगा पक्का। Yes, sir. कौन सा पक्का बाहर नहीं है? क्या हम ये कह सकते हैं कि ब्लू और ग्रीन बाहर आ भी सकते हैं और नहीं भी, ऐसा बोल सकते हैं क्या? Yes, sir. और रेड पक्का बाहर आएगा या बाहर आ भी सकता है नहीं, ऐसा कुछ बोलेंगे या श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं? सर रेड पक्का बाहर आएगा। रेड पक्का बाहर आएगा। और कुछ? येलो, इसका ग्रीन और ब्लू के बारे में पक्का कुछ कह सकते हैं या हो भी सकता है और नहीं भी? सर ये पक्का बाहर नहीं आएंगे। पक्का बाहर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे पक्का बाहर? क्योंकि येलो का जस्ट TIR हो रहा है, येलो का जस्ट TIR हो रहा है, ऐसा बता दिया। अब यहाँ पे वो डाउट वाली सिचुएशन खत्म हो गई। रेड पक्का बाहर आएगा क्योंकि येलो का जस्ट TIR हुआ है, और ग्रीन और ब्लू तो पक्का इनका TIR होके अंदर ही लौट गए होंगे, ब्लू और ग्रीन। तो ये आपको ऑप्शन अब ढूंढना पड़ेगा। आप क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाएंगे, तो पहले आपने कंक्लूजन निकाल लिया, अब उसके बेसिस पे ऑप्शन पढ़ लो। अच्छा सवाल है ये, और NCERT एग्जाम्पलर का है तो पूरे चांसेस हैं पूछे जाने के। A beam of red light would undergo total TIR, तो ये तो गलत हो गया। The beam of red light would bend toward normal while it gets reflected through the second medium, ठीक है, ये भी गलत हो गया। नॉर्मल के टुवार्ड्स नहीं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी क्योंकि रेयरर मीडियम में जा रही है। फिर आगे कह रहा है द बीम ऑफ ब्लू लाइट वुड अंडरगो TIR, हाँ ब्लू का TIR होगा। लेकिन अभी आगे और देख लेते हैं, द बीम ऑफ ग्रीन लाइट वुड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एज इट गेट्स रिफ्लेक्टेड थ्रू द सेकंड मीडियम, ये भी गलत हो गया। कौन सा आंसर सही हो गया? सी ठीक है सर। सी ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कहा, सी ठीक है। पर अपने जो मन की बात थी वो नहीं आ पाई, ठीक है। मन की बात ये थी, हालांकि मन की बात नहीं करेंगे, मन की बात आजकल नहीं करने का मन करता है, ठीक है। हमको कहना चाहिए ऑप्शन अच्छा बन सकता था कि ये रेड वाली जो लाइट है वो बाहर, रेड वाली जो लाइट है वो बाहर पक्का आएगी और ब्लू और ग्रीन पक्का अंदर ही TIR हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन देता तो थोड़ा और अच्छा लगता है। एनीवे चलिए ये हो गया, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 को आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप प्लान करिए क्वेश्चन क्या हो सकता है, और एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन 12 को ट्राई करना, नहीं आए तो पूछ लेना, अच्छा सवाल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये मैं आपको बता रहा हूं और आप इसको अच्छे से समझ लेना क्योंकि इस पर कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और इस क्वेश्चन को मैंने देखा अक्सर बच्चे पूछते जरूर हैं, इस क्वेश्चन को जरूर पूछते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में शायद आया है और मेरे ख्याल से
कुछ पैकेजेस में दिया है, जैसे LNK में दिया है एक्सेप्टेंस एंगल करके दिया है। ऑप्टिकल फाइबर केबल में एक एक्सेप्टेंस एंगल होता है, वो एंगल यहाँ जो अल्फा मैक्स मैंने दिखाया वही है, वो मैं आपको बताऊंगा भी, उसमें भी पैकेज में भी मिल जाएगा आपको L वाले में, ठीक है, और भी किताबों में मिल जाएगा। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, फिर वहां पे भी आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये 14 वाला जो है ये इजी है, मैं नहीं बताऊंगा, आप कर लोगे। 15 वाला क्वेश्चन अच्छा है, और देखिए कितनी बार आ चुका है क्वेश्चन में, पढ़िए। IIT एडवांस में 1989, उसके बाद JEE मेन 2012 और AIPMT 2015 में, और फिर आएगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको, फिर आएगा, घूम फिर के थोड़ा सा सिचुएशन बदल देगा, फिर पूछ लेगा। तीनों एग्जाम में आ चुका है, दिया मैंने इसीलिए मेंशन किया है क्योंकि ये क्वेश्चन में अच्छा कॉन्सेप्ट है। खैर एनीवे, हम पहले बात कर लेते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन की, और इसका अगला वाला क्वेश्चन भी 16 वाला भी अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन 17 HC वर्मा का है। क्वेश्चन 18 ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए खैर इसकी बाद में बात करेंगे, पहले एक तरफ से चलते हैं जो मुझे लग रहा है कि ये मुझे बताना चाहिए। जैसे क्वेश्चन 13 की मैं बात कर लेता हूं। क्वेश्चन 13, देखिए इसमें मैंने जो पूछा है वो अल्फा मैक्सिमम पूछा है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर केबल में इसे एक्सेप्टेंस एंगल भी कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें अल्फा मैक्सिमम बताना है, और बाहर का मीडियम दिया नहीं है, तो मैं एयर मान के चल लेता हूं। यहाँ बाहर म्यू इक्वल टू 1 और इसका म्यू दे रखा है √2, और क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है कि ये अल्फा जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो समझ लेना, यही लॉजिक आपको कई सारे क्वेश्चन में लगाना होगा। म्यू अच्छा दिया है, बाहर लिखा है, मैं देख नहीं पाया, म्यू की वैल्यू 1 लिखी है। चलो ये देखो, अब देखिए अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे बाउंड्री पे, जब ये एक फाइबर केबल भी कह सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर, आजकल आप देख रहे हो घर में इंटरनेट कनेक्टिविटी जो आ रही है ऑप्टिकल फाइबर केबल से आ रही है, काफी अच्छी स्पीड आ जाती है, नेटवर्क, मोबाइल के नेटवर्क में उतनी नहीं आती। तो अब ये ऐसे करके जा रही है, और ये यहाँ पे इसका रिफ्रैक्शन हुआ और इस बाउंड्री पे पहुंची। और अब ऑप्टिकल फाइबर केबल मैं लेके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये मैंने क्वेश्चन तो बहुत सिंपल तरीके से स्ट्रेट दे दिया है, ज्यादा उसमें कोई कहानी नहीं कही है, क्योंकि बच्चा उस कहानी में उलझ के रह जाता है, क्वेश्चन का फिगर नहीं बना पाता। मैंने क्या फिगर बना के दे दिया, वो क्या वर्ड्स में लिख देता है, तो बच्चे को समझ में नहीं आता क्या होगा। अब ऑप्टिकल फाइबर केबल में क्या होता है, ये मैं आपको एक शीट दूंगा अभी, और उसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल थ्योरी की शीट है, उसमें कुछ लिखे हैं एग्जाम्पल ऑफ TIR, अभी भेज दूंगा क्लास के बाद। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर केबल में ऐसे ये टकराती है, यहाँ इसका TIR होता है, फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे यहाँ जाके टकरा के, फिर ऐसे कंटिन्यूअस मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते रहते हैं इसके अंदर, ठीक है। पहले जो सिग्नल ट्रांसमिट होते थे मोबाइल वगैरह के, वो वायर में, कॉपर वायर वगैरह में होते थे, तो वहां हीटिंग होती थी एक्चुअली करंट के फॉर्म में, तो वो पावर लॉस बहुत ज्यादा होता था। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर केबल में पावर लॉसेज वगैरह नहीं होते। अब जो सिग्नल भेजे जाते हैं वो लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करके भेजा जाते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में भेजे जाते हैं। तो पावर लॉस या एनर्जी का जो लॉस मुझे कहना चाहिए, एनर्जी यहाँ पे लाइट एनर्जी के फॉर्म में, तो इसका लॉस काफी कम होता है। अब ये जो होता है ऑप्टिकल फाइबर होता है ये, तो ठीक है, और इसके बाहर एक कोट प्लास्टिक टाइप का लगा दिया जाता है, जिसे हम इसे कोर भी कह देते हैं, समझ लो, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, वो शीट में भी मिल जाएगा। इसे कोर भी कहते हैं, फाइबर है। और इसके बाहर ये जो होता है एक कोट होता है, जैसे मान लो एक तार, तो आपने सबने देखे होंगे घर में इलेक्ट्रिसिटी के, तो एक कॉपर का वायर, उसके ऊपर प्लास्टिक का कोट होता है, वैसे ही फाइबर कभी आपने शायद देखा हो, ठीक है। अब मेरे घर पे तो है, पर मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि वो एक्स्ट्रा पीस है नहीं, बहुत पतले बाल के जैसा होता है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जैसा होता है, और उसके ऊपर बहुत पतली एक प्लास्टिक की कोट होती है, ठीक है। तो ये इस कोट को हम क्लैडिंग कहते हैं, क्लैडिंग। और क्लैडिंग जिस मटेरियल की बनाई जाती है उसका जो म्यू होता है ये कम रखा जाता है, लेस, और कोर का जो म्यू होता है ये ज्यादा रखा जाता है, ठीक है। कोर का जो म्यू रखा जाता है वो ज्यादा। तो होगा क्या कि जैसे यहाँ से लाइट हमने एंटर करा दी, अब जब यहाँ जाएगी तो इसका म्यू काफी कम कर देते हैं, ये डेंसर और ये रेयर। तो किसी भी एंगल पे आप डालोगे, यहाँ से किसी भी एंगल का मतलब ऐसा रखा जाता है कि जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आपका, जैसे यहाँ का ना अल्फा मैक्स, मैक्सिमम अल्फा कितना होगा, शायद ये उल्टा मैंने फिगर बना दिया, मे बी मैं देख लूंगा, वो अभी देख लूंगा किधर से है। तो ये उस एंगल के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो भी रिफ्लेक्शन होता ही जाएगा, और लाइट अंदर ही अंदर ऐसे करके चलती चली जाती है और कभी भी बाहर नहीं आती, ठीक है। तो ऐसा बनाया जाता है, ये क्लैडिंग कहते हैं, इसे कोर या फाइबर है। दिस इज हाउ ऑप्टिकल फाइबर केबल वर्क।
और ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जो लॉस होता है एनर्जी का वो ना के बराबर होता है या बहुत कम होता है। एक मिनट, इस क्वेश्चन में अल्फा देख लेते हैं, शायद मैंने ये जो एंगल लिया यही दिया है या दूसरा है। हाँ, ये थोड़ा सा मैंने इधर से ले लिया, एक्चुअली ये एंगल नहीं है, नॉर्मल के साथ है ये वाला अल्फा मैक्स। ठीक है, तो अब देखिए इसको रिलेट करेंगे इस चीज को, और तो आप एक बात समझना, मैं चाहता हूं इसका TIR हो, ऐसे करके लाइट जाए आगे, तो TIR होने के लिए ये वाला जो एंगल है ये क्रिटिकल एंगल या उससे बड़ा होना चाहिए, पहले समझ लो, क्योंकि अगर प्लानिंग अच्छी होगी तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को प्लान करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब ये अल्फा मैक्सिमम या फिर आपको इनइक्वालिटी टाइप की बनानी पड़ेगी। इनइक्वालिटी का मतलब वो ग्रेटर देन, लेस देन वगैरह, उसमें मेडिकल के बच्चे को दिक्कत होती है, IIT वाले बच्चा तो कर ले जाता है। तो मैं आपको सिंपल अप्रोच बता रहा हूँ कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यहाँ अधिकतम क्या एंगल होना चाहिए, यहाँ अधिकतम एंगल क्या होना चाहिए। जैसे फाइबर केबल में बताया ना मैंने कि यहाँ से एंटर जो करे तो वो जो एंगल हो वो अधिकतम कितना हो। अगर म्यू की वैल्यू मैं √2 लेके चल रहा हूँ तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 90 आने वाली है, अभी देखना, ठीक है। अब 90 से ज्यादा तो एंगल कर भी नहीं सकते यार, 90 का मतलब आपने बिल्कुल ऐसे डाल दिया, इससे ज्यादा तो फिर इसके अंदर चलेगी ना, तो उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। अगर √2 वैल्यू हम ले रहे हैं तो ये वैल्यू 90 आती है। मैं क्यों बता रहा हूँ पता है, ज्यादातर क्वेश्चन में यही मिलने वाला है, म्यू की वैल्यू √2 आपको मिलने वाली है, तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 90 ही आएगी, ये भी मैं बताते चल रहा हूँ आपको, इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ कि √2 आएगी, ये अल्फा की वैल्यू 90 आएगी। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आएगा टिक कर देना, कैसे आएगी वो मैं बता रहा हूँ। मैक्सिमम वैल्यू है, यानी इससे छोटी वैल्यू चल सकती है, इससे बड़ी वैल्यू नहीं चलेगी। अब देखिए यहाँ पे मैं चाहता हूं कि ये जो बीम है इसी में अंदर चली जाए, या ऐसा कहेगा कि ये जो पाइप है या वायर है इसके कर्व्ड सरफेस से बाहर ना निकले। ये क्वेश्चन ऐसे भी कहा जाता है, कई तरह से इसमें वर्ड यूज करेगा कि इसका जो कर्व्ड सरफेस है ना ये वाला, ठीक है, ये वाला, जैसे ये फाइबर केबल है तो इसका ये वाला जो कर्व्ड सरफेस है इससे बाहर ना निकले, ऐसे भी कह देता है। अब इससे बाहर ना निकले, या फिर ऐसे यहां बना देगा ऐसे करके कि इससे बाहर निकले, इसका जो फ्लैट सर्कुलर फेस है इससे बाहर निकले, इससे ना निकले, ये वाला कर्व्ड सरफेस कहेंगे। और इसको फ्लैट सर्कुलर, फ्लैट होगा और सर्कुलर है सामने से देखेंगे, कर्व से ना निकले इससे निकले, ठीक है, ऐसे भी कह देता है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये चाहता है यहाँ TIR हो, TIR तभी हो सकता है जब ये एंगल क्रिटिकल एंगल हो या उससे बड़ा हो, उससे बड़ा हो। अब जरा सोचना, जब ये बड़े से बड़ा होगा, ध्यान से देखना, जब ये बड़े से बड़ा होगा तो ये एंगल दोनों आपस में रिलेटेड है। क्यों, देखो म्यू इधर का फिक्स है और इधर का फिक्स है, ये दोनों फिक्स है, तो इसको बड़ा करोगे तो ये भी बड़ा होगा। ये होता है 1 sin अल्फा और इक्वल्स टू म्यू ये वाला √2 और sin r। अब ये तो फिक्स है, यहाँ पे ये वैल्यू तो फिक्स हो गई, ये फिक्स हो गई √2 और ये, तो अगर इसे बड़ा करोगे तो ये बड़ा होगा, और ये बड़ा होगा तो आप जानते हैं ये एंगल 90 है, तो ये छोटे से छोटा होगा। ये अगर बड़ा करोगे तो ये बड़ा होगा और ये बड़ा होगा तो ये छोटा होगा, क्योंकि दोनों का सम 90 रहना है, ये बात समझने की है। अब ये 90 है तो ये छोटे से छोटा कितना हो सकता है, क्योंकि मुझे TIR कराना ही कराना है। मैं नहीं चाहता, क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है कि ये कर्व सरफेस से बाहर ना निकले, तो ये इसका TIR मुझे कराना ही कराना है। तो इसके लिए ये एंगल कम से कम, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा चाहता हूँ, ये ज्यादा से ज्यादा, तो ये ज्यादा से ज्यादा, ये कम से कम, तो कम से कम कितना होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल के बराबर। यस यही लॉजिक है कि क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा ये, और इसमें फिर ये वाला आपका फिर 90 - C हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 90 - C। और ये अब जो अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी। हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे sin C 1/μ, और 1/μ का मतलब है ये म्यू डेंसर है, ये रेयरर है, तो मैंने कहा था यहाँ जो म्यू रखोगे वो रेयर के रेस्पेक्ट में डेंसर का, यानी √2/1 यानी 1/√2 ही आ जाएगा, और 1/√2 आ गया तो C की वैल्यू भैया कितनी आ गई, 45। अब ये आ गया आपका sin अल्फा मैक्स, और ये √2 और ये cos 90 - C है ना, cos 45 कह सकते हो, या 90 - C डायरेक्ट रख लो, तो साइन ही रख लो, काय को फालतू उसमें करते हैं, है ना, sin 45 ही, तो sin 45 1/√2 और ये √2 1 आ गया, तो sin अल्फा मैक्स 1 हो गया, यानी अल्फा मैक्स 90 हो गया। इससे बड़ी वैल्यू हो भी नहीं सकती, इससे बड़ी वैल्यू हो भी नहीं सकती। मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हो सकता है तो 90 हो सकता है, इससे बड़ा तो पॉसिबल ही नहीं है।
मैं 1 मिनट आपको वो क्वेश्चन और बता देता हूँ, आज की क्लास इसके साथ ही रोकेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन जो मैंने कहा ना, जो एक्सेप्टेंस एंगल वगैरह जो मैं बोल रहा हूँ, 1 मिनट में बताता हूँ आपको। वो दिया है कहीं ना कहीं और मैंने इसीलिए वो बुकलेट रखी है। मैं 1 मिनट आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, आया तो है सेकंड, और उसमें नाम भी एक्सेप्टेंस एंगल ही कुछ ऐसा यूज किया है। किसी के पास है क्या, जरा मुझे व्हाट्सएप करना, इसके एलएन के पैकेज में भी है वो क्वेश्चन, अगर आपने देखा हो इस तरह का, अभी अगर आप के पास हो, वो क्वेश्चन में यही वर्ड यूज किया है और मैं चाहूंगा कि वो शेयर आपके साथ करूं। है किसी के पास? चलिए, ये मेरे पास एक्चुअली क्या पुराना पैकेज है ये, इसमें शायद ये क्वेश्चन है। एक सेकंड देख लेते हैं एक बार। आप लोगों में किसी के पास वो लेटेस्ट नया वाला पैकेज होगा, उसमें क्वेश्चन ये मिल जाएगा आपको। और मैं चाह रहा था कि एक बार आपके सामने आए, तो होता क्या है कि वो क्वेश्चन ही पूछते हैं और कॉन्सेप्ट यही है जो मैंने अभी आपको बताया ना, सेम कॉन्सेप्ट उसमें यूज होता है। हाँ है भाई किसी के पास? गौरव, नया पैकेज हो किसी के पास आप लोगों में? हाँ ये एक मिल तो गया, ठीक है इसमें दिया है, एक्सरसाइज 3 में है। What should be the maximum acceptance angle at the air core interface of an optical fiber if N1 and N2 are the refractive indices of the core and the cladding respectively? अब देखिए, कोर इसको कहते हैं और क्लैडिंग इसको कहते हैं, ये मैंने बता दिया। मैं आपको भी शीट भी दूंगा एक थ्योरी वाली, जिसमें एग्जाम्पल TIR के दे रखे हैं, और वो आपको शुरू में मैंने अभी शीट जो दी है एक्सरसाइज वाली, उसमें आपने देखा कि प्रीवियस ईयर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करता है, तो वो एग्जांपल भी जानना जरूरी है, कोई भी चीज फालतू की नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो। क्वेश्चन में कह रहा है, या मैं यहाँ लिख देता हूँ, बस इसके साथ ही आज की क्लास को रोकेंगे। इसमें ये क्वेश्चन में कहा है व्हाट शुड बी एंगल ऑफ, what should be the maximum angle of acceptance। ये एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस, यही अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू जो निकाली है ना, ये मैक्सिमम तो वर्ड आ ही गया, बट बच्चा यहाँ फंस जाता है कि एक्सेप्टेंस एंगल का मतलब क्या है। तो मैंने एकदम सिंपल क्वेश्चन दे दिया, अब नेक्स्ट टाइम मैंने बता दिया। ये क्वेश्चन किसी कंपटीशन में भी शायद आया है। तो व्हाट शुड बी द मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस या एक्सेप्टेंस एंगल एट द एयर कोर इंटरफेस of an optical fiber केबल। बाकी प्रिंसिपल मैंने इसीलिए बीच में ही समझा दिया आपको कि वो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इसी तरह क्वेश्चन मिलेंगे। फाइबर केबल इफ N1 and N2 are refractive index of core and cladding। क्लैडिंग मतलब वही कवरिंग जो होती है वही है, ठीक है, ये आ गया। तो अब देखिए इसमें ये बाहर का जो हमने यहाँ पे 1 लिया था ना म्यू की वैल्यू, वो इसने क्वेश्चन में N2 दिया। अच्छा इसको भी ध्यान से लिखना है, ये आपका N2 है और ये वाला ये N1 है, ठीक है। और वो एक्सेप्टेंस एंगल डिमांड कर रहा है, तो यही चीज बच्चे को नहीं समझ में आती कि एक्सेप्टेंस एंगल क्या होगा। तो आपको मैंने बता दिया कि एक्सेप्टेंस एंगल अगली बार निकालना हो तो क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है? अल्फा निकालना होता है, अल्फा निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो आपके लिए छोड़ देता हूं, मेरे ख्याल से ट्राई करना चाहोगे आप, एक समझ में आ गया तो ट्राई करना चाहोगे? यस सर। और इसका मैं आंसर आपको दे देता हूं, बाकी के ऑप्शन जो है फालतू दे रखे हैं, जो आंसर है वो मैं आपको दे देता हूं, क्यों फालतू का मतलब आपको तो सही से मतलब है ना।
तो आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं, और आंसर दिया है साइन इनवर्स। अब आपने कितना सीखा ये आप इसको सॉल्व करिए, जो मैंने तो सिखाना था सिखा दिया, मेरा काम हो गया, कॉन्सेप्ट बता दिया। अब इसमें क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो इसका आंसर है n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, साइन इनवर्स n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए आप इसको कर लेना फिर। थोड़ा गड़बड़ है क्या? n1, अच्छा n1 बड़ा है, ठीक है, n1 बड़ा है, राइट। तो आप इसमें भी सब्स्टिट्यूट कर सकते थे। आप इस वाले में जैसे यहाँ पे n1 की वैल्यू √2 है, तो √2 का स्क्वायर यानी 2, और ये 1 है बाहर, तो ये 1 2 माइनस 1 1, साइन इनवर्स 1 यानी वही 90 डिग्री आ गया। भाई साइन इनवर्स साइन को इधर ले आओगे, साइन अल्फा इक्वल्स टू 1, तो अल्फा की वैल्यू 90 आ गई, तो वो सेटिस्फाई भी हो रहा है। आप इसको याद भी रख सकते हैं इस तरह से। n1 n2 में कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे n1 स्कोर का है, ध्यान रखना, और n2 क्लैडिंग का। ये गलती कर जाओगे तो अगर यही क्वेश्चन रिपीट हो गया, लेकिन मैं बता रहा हूँ अभी देखिए इसमें जो 4 आंसर दिए, एक अच्छी बात क्या है, इसमें जो 4 आंसर दिए ना, उन चारों में एक इस तरह का दिखने वाला एक आंसर है, फिर tan इनवर्स में दे रखा है एक, और बल्कि 2 दे रखे हैं, और एक साइन इनवर्स n1/n2 दे रखा है, जो हो नहीं सकता। आप कहाँ फंसोगे मैं बता रहा हूँ, अगली बार क्वेश्चन आया तो एक ऑप्शन ये होगा और दूसरा ऑप्शन ये होगा, और यहाँ गलती करके आओगे, आप में से कई बच्चे करके आएंगे, ये एकदम क्लोज आंसर दे देगा ये। और हमारा ध्यान रहता नहीं है कि n1 और n2 में, अक्सर हम n2 इसको मान लेते हैं, n1 इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसने तो नहीं दिए, इसमें जो क्वेश्चन है इसमें नहीं दिए हैं, पर मैं बता रहा हूँ ऐसे 2 ऑप्शन दे देगा, तो वहां पे थोड़ा केयरफुली n1 कौन सा है n2 कौन सा है उसको ध्यान से करना, नहीं तो ये मान लो कि एक किया हुआ क्वेश्चन आपके हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को मैं यही रोकता हूँ, ये खत्म सा ही है। अभी इसकी जो शीट है वही मुझे डिस्कस करनी है, TIR खत्म हो जाएगा। कल हम इसमें रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस हम करेंगे, और जिनको टेस्ट वगैरह देना हो वो अपनी जीमेल आईडी, नाम और मोबाइल नंबर जरूर शेयर करना मेरे साथ।